Warm greetings, everyone. On behalf of W for W Foundation, a think tank instituted as Citizens Collective, we welcome you to another session of Wednesdays for Water. The conversation today is on pond and water conservation, focusing on the community in collective action. And importantly, today the session will happen in Hindi. So from here on, I will also try to make a mix of Hindi and English. आप सभी का वेडनेसडेज फॉर वाटर में स्वागत है। आज हम फिर से सीजन 5 ऑफ वेडनेसडेज फॉर वाटर शुरू कर रहे हैं और आज का जो है जो बातचीत होगी वो है पॉन्ड और वाटर कंजर्वेशन पे, जिसमें हम कम्युनिटी का जो रोल है उस पे हम फोकस करेंगे। जो वेडनेसडेज फॉर वाटर चलता आ रहा है पिछले 4 साल से, उसका काम ये है कि वो वाटर से जुड़े जो लोग हैं, ग्रास रूट प्रैक्टिशनर्स, पॉलिसी मेकर्स और यूथ, उनके साथ बैठ के इस मुद्दे को चर्चा करें, उनसे जानें कि किस तरह के वो प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और किस तरह से वो सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। वेडनेसडेज फॉर वाटर के साथ साथ डब्ल्यू फॉर डब्ल्यू फाउंडेशन फ्राइडे वाटर्स भी करता है, जिसमें वाटर टॉकीज, वाटर आर्ट्स, वाटर थीसिस, वाटर बुक रीडिंग और किसी भी मैस्ट्रो, जिसको हम मीट अ मैस्ट्रो कहते हैं, किसी भी लिजेंड से हम मिलते हैं। इसके अलावा मंडे मंचिंग विथ वुमेन फॉर वाटर, जहां हम महिलाएं जो वाटर सेक्टर में जुड़ी हुई हैं उनको हम एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करते हैं। ये तो रही ऑनलाइन की बात। इसके अलावा हम ऑन साइट भी वाटर वर्कशॉप, वाटर वॉक्स एंड टॉक्स, सेमिनार्स, स्पेशल कोर्सेज और कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेते हैं। हमारा एक ही मुद्दा है कि वाटर कॉन्वर्सेशन जारी रहना चाहिए वाटर कंजर्वेशन के लिए, किसी भी तरह से। जैसे कि अनिल अग्रवाल जी ने कहा था, टू मेक वाटर एवरीबडीज बिजनेस। बेसिकली हम चाहते हैं कि पानी के बारे में सभी चर्चा करें, दिन रात सुबह शाम। इसी मुद्दे के साथ ही डब्ल्यू फॉर डब्ल्यू का फाउंडेशन का जन्म हुआ था और आज हम सीजन 5 शुरू कर रहे हैं। 325 सेशंस हम कर चुके हैं, मेकिंग अस द लॉन्गेस्ट वाटर कॉन्वर्सेशन। आज का जो मुद्दा हम चर्चा कर रहे हैं वो पॉन्ड एंड वाटर कंजर्वेशन। जैसा कि मैंने कहा, कम्युनिटी का क्या रोल होता है, अहम हिस्सा होता है। और इसमें आज हम देखेंगे हमारे साथ एक युवा साथी जुड़े हैं, राम बाबू तिवारी, जो मंगल भूमि फाउंडेशन से है। राम बाबू का बहुत ही इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है। राम बाबू, सबसे पहले मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इसके साथ साथ मैं आपको सबसे पहले कंग्रेचुलेट भी करना चाहती हूँ कि आपने इतनी कम उम्र में कितना काम करने का ये जो साहस लिया। मैं साहस इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं हर दिन बहुत सारे यूथ के संपर्क में आती हूँ। बहुत कम लोग एनवायरनमेंट से जुड़े रहना और उसको एक अपना जीवन का मुद्दा बनाना भी लेते हैं। इसके पहले कि मैं आपको ये मंच दूं बोलने के लिए, मैं सबसे पहले छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन सबके सामने रखना चाहूंगी। राम बाबू तिवारी एक पीएचडी के छात्र हैं गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्था में, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज का हिस्सा है। वैसे तो वो मेरे ख्याल से गांव अंधाव के रहने वाले हैं, जो कि मैं खुद पहली बार सुन रही थी जब उनसे सुना था। वो जो कि बांदा में है, बुंदेलखंड, जो बहुत ज्यादा जाना पहचाना भी जगह है वैसे देखा जाए तो। आ, उनका जो पूरा जीवन अब तक, छोटी सी उम्र में उनका जो जीवन है पूरा तालाब एवं जल संरक्षण अभियान के ऊपर मैं बोलूंगी स्थित है। उन्होंने काफी सारे तालाबों का जो मुझे ये एक वर्णन दिया है, वो काफी लंबा हो जाएगा कहना, पर मैं एक छोटी सी बातों में ये रखना चाहूंगी अभी, कि उन्होंने हमारे साथ एक महाकुंभ में, वाटर फेस्टिवल में भी एज अ पार्टनर ज्वाइन हुए थे, जिस समय मुझे उनके बारे में और ज्यादा मालूम चला कि वो किस तरह से एक एक आइडिया रखते हैं कि अपने जगह के नदी तालाब को भी संरक्षण करना जरूरी है। उसी आइडिया के तहत मेरे ख्याल से उन्होंने मेरे पास जो लिस्ट है, काफी लंबी लिस्ट है, पर मैं छोटा सा उसमें से कुछ कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँ। 56 तालाबों का जीर्णोद्धार सामूहिक श्रमदान से, क्योंकि आज हम उसी पे बात कर रहे हैं, इस कम्युनिटी पे, जो कि संपूर्ण बुंदेलखंड में उन्होंने करवाए हैं अपने साथ युवाओं को जोड़ के, लोकल लोगों को जोड़ के। छतरपुर जनपद में नीति आयोग एवं जिला प्रशासन के साथ उन्होंने 23 तालाबों का जीर्णोद्धार किया है। मनरेगा के सहयोग से 45 तालाबों का खुद का देख रेख में जीर्णोद्धार कराया है। खेत तालाब योजना के तहत 13 खेतों में 13 तालाब बनवाए हैं। 10 तालाबों में अतिक्रमण हटवाया गया है उनके साथ जुड़ के।
तो इस तरह से बहुत सारे उनके इंटरेस्टिंग मैं कहूंगी कि एंडीवर्स रहे हैं उनके अपने जीवन काल में। तो मैं यहीं रुकती हूँ क्योंकि राम बाबू शायद आप ये सब चीजें प्रेजेंट भी करेंगे। तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ कि आप अपना प्रेजेंटेशन रखें और उसके बाद हम लोग छोटे छोटे हमारे सवाल रहेंगे, क्योंकि आपने जो काम किया है इस छोटी सी उम्र में, एक्चुअली अर्बन एरिया में ये काम बहुत ही मुश्किल है। तो मैं तो ये जानना चाहूंगी कि आपने कैसे किया, क्या किया। तो मुझे मालूम है आपके मैं संपर्क में काफी समय से हूँ, बहुत अच्छा लगता है युवाओं को देख के। पर आप प्रेजेंटेशन दे दे, उसके बाद मेरे ये सवाल रहे। ठीक है, चलिए आप प्रेजेंट करिए, फिर हम बाद में लेते हैं। बहुत ऑल बहुत पार्टिसिपेंट या all participants are requested to please pose their questions and comments and support and encouragement to this young water hero, I will say. Over to you, Ram Babu. बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और डब्ल्यू फॉर डब्ल्यू और ख़ास तौर पे आपका, मानसी मैम का, कि ये मंच दिया हमें। मैं स्क्रीन अपना वो प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ। जब ये स्क्रीन शो कर रही है मैम? हाँ, अब दिख रहा है, आप स्लाइड शो कर दीजिए। जी ठीक। जी तो मैम बिल्कुल। हाँ, आवाज मेरी आ रही है ना? आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी एकदम परफेक्ट दिख रहा है। प्लीज शुरू करिए। तो जैसा कि परिचय में चीज़ें आई भी, कि आज जो है कैसे कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के माध्यम से तालाबों का जो जीर्णोद्धार किया गया है, उस पर बात रखनी है। तो मैं बांदा बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। थोड़ा संक्षेप में मैं अपना जो परिचय है देना चाहता हूँ। हमेशा बुंदेलखंड क्षेत्र जो सूखा और अकाल के लिए जाना जाता रहा है, अभी भी है। जब हम लोग बुंदेलखंड को गूगल में सर्च करते हैं या देखते हैं, तो वहाँ की धरती फटी हुई और सूखी हुई धरती दिखाई जाती है, और वहाँ का बुजुर्ग आसमान को ताकता हुआ देखता है कि बारिश की बूंदें आए। उसकी एक इमेज हमेशा अकाल और सूखा दुष्काल की रही है। ऐसे क्षेत्र का मैं बांदा बुंदेलखंड के अधाव गांव का रहने वाला हूँ। वहाँ एक कहावत है जो काफी सदियों से चला आ रहा है। जो बुंदेलखंड क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, पानी लाने का काम करती थी पाठा क्षेत्र में। तो एक कहावत कहती थी कि धौरा तेरा पानी गजब कर जाए, गगरी न फूटे खसम मर जाए। तो एक मटकी पानी की कीमत अपने खसम, अपने पति से कर बैठती हैं। तो उन्हीं जो तालाबों को जीर्णोद्धार कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कैसे किया, उसका एक जर्नी मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये तालाबों का जो इतिहास है, कि हम लोग का गृह सूत्र में, धर्म सूत्र में भी देखने को मिलता है। तालाब जो है 7वीं शताब्दी में संस्कृत रचनात्मक वाण की कृति में, कादम्बरी में भी तालाब बनवाने का महत्व है। मत्स्य पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है जो है। और ये जो अनुपम मिश्र जी हैं, अपने किताब आज भी खरे तालाब पर लिखते हैं कि ये जो तालाबों की संख्या है, अचानक शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। इनके पीछे एक इकाई थी बनवाने वालों की, जो दहाई थी बनाने वालों की। ये इकाई दहाई मिलकर ही सैकड़ा हजार बनता है। आज़ादी के समय में लगभग जो है 24 लाख तालाब थे। वैसे ही बांदा जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, हमने 2011 के आंकड़ों में आरटीआई से मांगा कि राजस्व विभाग बांदा के अनुसार जनपद में लगभग 3,265 तालाब बताए गए। लेकिन वो तालाब जब एक्चुअल में जब ग्राउंड में देखने गए, तो लगभग 16 या 1700 तालाब रैंडम सैंपलिंग से पाए गए। बाकी के तालाब सब विलुप्त हो गए। तो तालाबों की जो वर्तमान स्थिति है, तालाब जो विलुप्त होने के जो कारण हैं, उनमें कई हैं। एक तो ये है कि गोचर का विलुप्त होना। जो जो आपके गाँव में गोचर चारागाह जो विनोबा भावे भूदान मूवमेंट में छोड़े गए थे, वो एकदम से खत्म हो चुके हैं। तो उन चारागाह खत्म होने की वजह से लोग जो है, जो गाँव के लोग हैं, जो कॉमन प्रॉपर्टी है, तालाब बचते हैं, तो गाँव के लोग उन तालाबों पे धीरे-धीरे एन्क्रोचमेंट अपना कर रहे हैं। दूसरा ये कि अनियोजित विकास, जो भी गाँव विकास हो रहा है, चाहे पंचायत के माध्यम से, वो
डेवलपमेंट का प्रोसेस में क्योंकि गाँव में जो कॉमन प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, कह सकते हैं कि जो गाँव की जो राजस्व की ज़मीन थी, वो बची नहीं, तो वह अब तालाबों में ज़मीन की तालाबों के भीटे में शौचालय बना देना, आंगनबाड़ी केंद्र बना देना, इन सब के चलते जो है, वह तालाबों पे की स्थिति खराब हो रही है। बढ़ती आबादी, भौतिकतावादी जीवन, उपभोक्तावादी समाज के चलते ये जो हमारी जो लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल के चलते तालाबों में धीरे-धीरे इस पर प्रभाव पड़ रहा है। पहले हमारे जो मिट्टी के बर्तन होते थे, कुम्हार तालाबों की मिट्टी से ही लाते थे और उस तालाब में उससे डिसल्टिंग भी हो जाता था। हमारे जो मकान होते थे, कच्चे गारे के मकान होते थे, तो उन कच्चे गारों के मकानों खपरेल की भी मिट्टी उन्हीं तालाबों से आती थी। तो एक पूरी प्रोसेस प्रक्रिया होती थी। वो तालाब अपने आप में डिसल्ट हो जाते थे, डिसल्टिंग हो जाती थी उनकी। उनमें तालाबों की जमा-गात निकल जाती थी। लेकिन ये भौतिकतावादी समाज के चलते कंक्रीट के मकान आ गए मिट्टी के बर्तन की जगह में फ्रिज आ गए। इस तरीके से कह सकते हैं कि भौतिकतावादी जीवन का भी तालाबों की विलुप्त होने में प्रभाव पड़ा है। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है तालाबों के खत्म होने का अतिक्रमण एन्क्रोचमेंट। एन्क्रोचमेंट जो है गाँव में हम लोगों ने देखा अपने अध्ययन के दौरान 3 तरह के लोग एन्क्रोचमेंट किए हैं तालाबों पे। एक तो ऐसे लोग जो लैंडलेस लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो गाँव में ज़मीनें नहीं हैं तो कहाँ बस्तियाँ बनाएँ, कहाँ घर बसाएँ अपना, कहाँ रुकें। तो ये तालाबों के किनारे भीटों में जो या सूखे पड़े तालाब हैं उन पर अपना घर बनाते हैं, रहते हैं। जैसा कि फ़ोटोज़ में देखा जा सकता है, जो झुग्गी-झोपड़ी बनी है, पन्नी पड़ी है, ये लैंडलेस लोग हैं अपना, इनकी मजबूरी है उस तालाब की ज़मीन पे घर बनाने की, रहने की। दूसरा कि ऐसे लोग जो तालाब के किनारे जिनके मकान हैं या तालाब किनारे जिनका खेत है, अगर खेत है तो धीरे-धीरे वो खेत को पाट के सूखा हुआ जो तालाब का एरिया है उसको पाट करके तालाब पर अपना जो है खेत का रकबा बढ़ाते जाते हैं, तालाब का रकबा कम करते जाते हैं। तीसरे ऐसे जो लोग जो भूमाफिया लोग हैं, भूमाफिया उस तालाब की ज़मीन की वैल्यू कीमत जो आँक करके वो तालाब को पाट करके प्लॉटिंग करने का काम करते हैं। ये ऐसे लोग जो है तालाबों पर अतिक्रमण करने का काम करते हैं। तालाबों पे जो धीरे-धीरे जो खत्म होने का एक और कारण है शहरीकरण, औद्योगिकीकरण। सबसे बड़ी बात है जो गाँव में शुभ और लाभ की जो परिकल्पना थी, जो संकल्पना थी, वो खत्म होती चली जा रही है। जैसे गाँव में हर घरों में द्वारों में लिखा जाता है शुभ और लाभ। लेकिन अब आज की दृष्टि में हम लोग लाभ ही देखते हैं कि तालाब की ज़मीन को बेचने में कितना हमको लाभ मिलेगा। उसके जो शुभ हैं यानी कोई कोई सिस्टम है, बायोडायवर्सिटी है, उससे अन्य प्रकार से कितने गाँव का एक जो जैव विविधता है, उन सब चीज़ों की दृष्टि से कितने लाभकारी उस चीज़ को हम लोग भूलते चले जा रहे हैं। विकृत आस्था, अभी ये फ़ोटो के माध्यम से देख रहे हैं कि हर गाँव में पहले हमारे एक गाँव का उदाहरण देता हूँ मैं, कि एक गाँव में एक मोहल्ले में ही मूर्ति पूजा यानी ये नवदुर्गा का पूजा होती थी। अब वहाँ हर मोहल्ले पे, हर परिवार में लोग अपनी-अपनी देवी जी की मूर्ति बैठालते हैं और वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ होती हैं और उस मूर्तियों का विसर्जन भी उन्हीं तालाबों पर किया जाता है। तो ये तालाब धीरे-धीरे खत्म करने के पीछे इनका भी कारण है। दूसरा एक जो तालाब के किनारे की जो सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ थीं, वो धीरे-धीरे कम हो जाए। तालाब के किनारे पहले दंगल का आयोजन होना, तालाब के किनारे मेला, फेस्टिवल होते थे और तालाब के किनारे जो हमारे शादी-ब्याह में मिट्टी लाना, वहाँ चूल्हे बनाने में काम आने, मिट्टी लाने काम होता था। सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ होती थीं वो धीरे-धीरे एकदम से खत्म होती चली जा रही हैं। जलग्रहण क्षेत्र में वनों का कटाव हो रहा है, जो हमारा तालाब पे का जो पानी आने का जो मार्ग था, वहाँ पे वनों का कटाव हो रहा है, वहाँ पर लोग खेतों पर जैसे जो जलग्रहण का जो आने का जो मार्ग था, रोक ले रहे हैं। तो तालाब पे अधिक से अधिक पानी ना आने की वजह से तालाब सूख जा रहे हैं और तालाब खत्म होते चले जा रहे हैं। ये जो पानी जब तालाब पे नहीं आता है, तो जब तालाब में पानी ना आने की वजह से तालाब पर ऐसे जो है सिल्ट जो है गाद जमा हो जाती है, वो धीरे-धीरे तालाब पाटते चले जाते हैं और तालाब जो है खत्म होते चले जाते हैं। ये वही है तालाबों का जो महत्व है कि "धौरा तेरा पानी गजब कर जाए, गगरी न फूटे कसम मर जाए।" ये ऐसे वहाँ की महिलाएँ जो है तालाबों के महत्व को, तालाबों की एक मटकी पानी की कीमत अपने पति कसम से कर बैठती हैं। ऐसे क्षेत्र में तालाबों का बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत महत्व है। उस क्षेत्र में तालाबों का लोग जो है सिंचाई के लिए प्रयोग करना, कमलगट्टा की खेती करना, सिंघाड़ा की खेती करना, मोती की खेती करना, तालाबों किनारे सब्जी की बारी का प्रयोग करना, जो कुम्हार हैं, कहार हैं,
एक तरीके से पूरी तालाबों की परंपरा थी, तालाबों की एक संस्कृति थी। वह एक गाँव के ग्रामीण विकास को लेकर के, गाँव की बसावट को लेकर के, गाँव की समृद्धि को लेकर के तालाबों का महत्व होता था। तालाब जो हमारे गाँव की जो समृद्धि थी, जो सामाजिक समरसता के लिए सभी जातियों के लोग तालाबों पर, घाटों पर स्नान करते थे। तालाबों के जो कुम्हार के मिट्टी के जो बर्तन लाते थे, सभी लोग प्रयोग करते थे। वहाँ का नौका पर्यटन का केंद्र हुआ करते थे तालाब। हमारे जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं, शादी-ब्याह में तालाबों किनारे निकासी होना, दूल्हे की बारात जब जाना तब भी तालाब किनारे। तालाब जब गाँव में कुछ शादी-ब्याह में जो कार्यक्रम होता है, तो उस पर मिट्टियाँ जो मिट्टी ला कर के मटिहान मारना बोलते हैं, बुंदेलखंड की भाषा में। वहाँ से महिलाएँ जो है गीत गाते हुए मिट्टी लाती हैं वहाँ से तालाब से। फिर उसके चूल्हे बनते हैं, उसमें फिर जो है शादी की जो रस्में होती हैं, उसी चूल्हे के मिट्टी के चूल्हे से होती हैं। धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ जैसे कजरी का त्योहार है, रक्षाबंधन के दौरान पूरा 1 महीने कजरी का उत्सव जो होता है तालाब किनारे ही होता है। महाबूलिया जो वहाँ की जो पितरों के समय में जो वहाँ की जो कन्याएँ हैं, छात्राएँ हैं, वो तालाब के किनारे जो है काँटे पे फूल बसा करके, लगा करके वो अपने पितरों को तर्पण करने का काम महाबूलिया में करती हैं। लाओ लाओ महाबूलियन के फूल जो सजा हुए अपनी महाबूलिया। इस तरीके तीज एवं महालक्ष्मी का त्योहार, मेला उत्सव, दंगल शव संस्कार की क्रिया, पितृ विसर्जन आदि तालाब के किनारे किए जाते हैं। तालाबों का पूर्व में जो गाद सिल्ट जमा होती थी, उस सिल्ट का प्रयोग जो है खाद के रूप में करते थे। तालाबों की जो गाद थी, उसको निकाल कर के जो पीपीटी में देख सकते हैं, खेतों में जो सिल्ट पड़ी है, वो खाद के रूप में प्रयोग होती थी। दैनिक क्रियाओं के प्रयोग में मवेशियों के लिए पानी पीना, मवेशियों को वहाँ तमाम दैनिक क्रियाएँ जैसे कि शादी-ब्याह होती है तो गेहूँ धुलना, कपड़े धुलना, ये सब तालाब किनारे गतिविधियाँ होती थी। एक हमारे यहाँ स्थानीय कहावत होती थी कि खेत तालाब से पानी पीता है, आदमी कुआँ से पानी पीता है। ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को ये नियंत्रण करते थे जो है तापमान, नम भूमि, हरा-भरा वातावरण, जल संरक्षण, भूजल रिचार्ज। तालाब जो है भूजल का रिचार्ज करने का एक माध्यम होते हैं। बाढ़ और सूखा को नियंत्रण करने का भी एक माध्यम तालाब होते हैं। शहरों में जैसे कि अभी दिल्ली का एक उदाहरण देते हैं। दिल्ली में अगर थोड़ी-सी बारिश हुई, तो बाढ़ आ जाती है और जैसे ही बारिश खत्म हुई तो सूखा पड़ने लगता है या किसी बड़े शहरों में। उसका एक कारण है कि जो वाटर बॉडीज़ थी, जो टैंक्स थे, वो जो शहरों में तालाब थे हमारे, वो खत्म हो गए। तो जिस वजह से जब बरसात होती है तो सड़कों में पानी आ जाता है क्योंकि हमको बरसात के पानी को रोकने का जो माध्यम था तालाब बचे नहीं, तो बाढ़ आ गई। और बरसात के बाद जब किसी दैनिक प्रयोग करने हैं तो तालाब का पानी प्रयोग करना चाहिए, जब बरसात का पानी का प्रयोग करना चाहिए, तो वह पानी है नहीं, तो सूखा पड़ गया। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारे जो तालाब है, बाढ़ और सूखा का नियंत्रण करने का भी एक माध्यम होते हैं। ऐसे ये जो तालाब हमने बताए, बुंदेलखंड क्षेत्र के ऐसे तालाबों के संरक्षण, संवर्धन और उनकी जो खोई हुई पुरानी जो परंपरा है, उस परंपरा को पुनः बहाल करने हेतु हम लोगों ने बांदा जनपद के अधाव गांव में एक छोटा-सा प्रयास किया। वह छोटा-सा प्रयास इस प्रकार से हुआ कि पानी चौपाल का आयोजन, पानी पंचायत के माध्यम से गाँव के लोगों को जोड़ने का, एक वाटर लिटरेसी, जल साक्षरता लाने का प्रयास लगातार करते गए। उस क्षेत्र पे, उस गाँव में बरसात की एक-एक बूंद को सहेजने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया। वहाँ तालाब जब लोगों को जागरूक करने के बाद, वहाँ जब श्रम साधना करने के बाद, फिर तालाब प्रबंध समिति का गठन करते गए। हम लोगों ने लोगों को जोड़ने के लिए जल साक्षरता, वॉल पेंटिंग, नुक्कड़ नाटक, वाटर मैपिंग, वहाँ का जो फोक डांस है, लोक नृत्य है, उसके माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया। पानी यात्राएँ निकाली गई, तालाब का जो है पूजन किए गए, तालाब का महोत्सव, तालाब किनारे मानव श्रृंखला बनाना, ये सारी जो है ये सारे एक्टिविटीज़ गाँव में लगातार की जाती रहीं। इन सब चीज़ों के चलते एक गाँव में एक सकारात्मक माहौल बना, लेकिन सबसे बड़ी बात बताएँ कि सकारात्मक माहौल तो बना, लेकिन हम लोगों ने ज़मीन पे श्रमदान करके तालाब का जीर्णोद्धार नहीं कर पाए। क्यों? एक दृष्टि से तो हुआ कि हमने माहौल तो बना दिया पॉजिटिव, लेकिन ज़मीन पे काम करने के लिए एक अलग प्रकार की परिस्थिति होती है कि अब ज़मीन पे फावड़ा मारना है।
तो किसी भी सकारात्मक काम करने के लिए जो समाज में हमने देखा चैलेंज जो आता है, 3 चरण पार करने होते हैं। एक पहला चरण ये है कि व्यक्ति का उपहास होता है। हमें इन्हीं पानी चौपाल में, कन्या पूजन में, तालाब महोत्सव में, तालाब पूजन में, मानव श्रृंखला बनाने में, नुक्कड़ नाटक करने में उपहास होता था कि लो इनको पानी बचाना है, इनको ये करना है। खुद घर से कि तुमको पढ़ने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय भेजे हैं, तुम यहाँ पानी बचाओ, नाली खोदो, फावड़ा चलाओ। ये संघर्ष आता रहा। लोग ये जल पुरुष की संज्ञा देने लगे कि ये जल पुरुष बढ़ के जल पुरुष हो गए हैं, ये फलाने हो गए हैं, ढिकाने हो गए। एक तरीके से मजाक उड़ाया जाता था। दूसरा, जब आप लगातार करते जाते हैं सकारात्मक काम को, ये साल, 2 साल, 3 साल जब करते गए तो लोगों ने विरोध करना शुरू किया कि इनको गाँव में प्रधानी का चुनाव लड़ना होगा, सरपंची का चुनाव लड़ना होगा, इस वजह से ये ऐसा काम कर रहे हैं। ये कोई एनजीओ वाले होंगे, ये कोई पैसा पाते होंगे, ये फंड पाते होंगे, अरे ये रिसर्च करते हैं उसके लिए पैसा पाते होंगे। मतलब एक तरीके से विरोध होना शुरू हुआ। हम लोग जब काम करने शुरू ज़मीन पे जाते थे, जब फावड़ा मारने जाते तो 5 या 10 लोग मुश्किल से जाते थे। हम लोग सफलता उतनी बड़ी नहीं पाए। फिर इन 2 चरणों के उपरांत भी हमने एक प्रयास किया कि इस काम को हम धर्म और आस्था का सहारा लेते हैं। हमारे गाँव का जो बजरंगबली तालाब है, बजरंगबली तालाब के किनारे मंदिर के सामने जो तालाब था, हम लोग 10 लोग, 5 लोग ही सफाई करने और श्रमदान करने जाते थे। हमने सोचा कि जब यहाँ रामचरितमानस का पाठ होता है, तो लगभग 4-4, 5-500 लोग आते हैं और रामचरितमानस का पाठ करते हैं, भंडारा करते हैं, लेकिन श्रमदान करने नहीं करते हैं। तो इसमें ये हुआ कि बजरंगबली में जो पुजारी थे, स्वामी सीताराम दास महाराज जी, उनसे हमने कहा कि महाराज जी, हम लोग ये जो नदी या तालाब, ये जो जल संचयन के जो काम करते हैं, इस पे हम लोग बहुत कम लोग रहते हैं। लेकिन वहीं जब भंडारा होता है, वहीं जब रामचरितमानस का पाठ होता है, तो लोग सैकड़ों संख्या में रहते हैं। तो ये इस काम में कैसे जोड़ा जाए? तो एक लोगों ने कहा कि ऐसा है कि इस काम को आप जल संचयन का काम मत कहिए। ये काम कहिए कि भगवान का काम बजरंगबली का काम है, क्योंकि बजरंगबली के किनारे तालाब है। और जब दोबारा दूसरे दिन जब मंगलवार, सोमवार को रामायण जब बैठेगी, अब मंगलवार के दिन जब समाप्ति 24 घंटे में अखंड रामायण का पाठ का होगा, तो श्रम करने के लिए लोगों से अपील की जाएगी। उसके पश्चात भंडारा का जो प्रसाद है, रोटी जो सॉरी रोआट, वहाँ पूड़ी, मोटी-मोटी पूड़ी और सब्जी होती है, वो बाद में खाई जाएगी। स्वामी जी ने एक बात कही। तब तो ये ऐसा हम लोगों ने प्रयोग किया अगले सोमवार को रामचरितमानस के पाठ में। तो मंगलवार के दिन लोगों ने, जब से सकारात्मक काम न करने के लिए लोगों ने एक्सक्यूज़ बहुत होते हैं। फिर लोगों ने बहाना बनाया कि मंगलवार के दिन मिट्टी खोदने काम नहीं करते। फिर 10-5 लोग ही हम लोगों ने काम किया। तो अगला सोमवार का इंतज़ार किया गया और ये प्रार्थना की गई कि अब मंगलवार को रामायण बैठे और बुधवार को समाप्ति की जाए, ताकि ये एक्सक्यूज़ ना रहे कि बुधवार को मिट्टी से फावड़ा नहीं निकालते हैं। मतलब फावड़े से मिट्टी नहीं निकालते हैं। तो इस ऐसा प्रयोग किया गया, तो बुधवार को दिन लगभग 50-100 लोग श्रमदान किए। और ऐसे-ऐसे जब धीरे-धीरे होने लगा, जब लोग यह काम मानने लगे कि ये बजरंगबली का काम है, ये भगवान का काम है, तो आप यकीन मानिए उस पूरे अभियान में एक दिन ऐसा आ गया कि कोई भी व्यक्ति अपने घर के आदमी को ये नहीं छोड़ना चाहता था कि उस पुण्य की डुबकी में सहभागी न बने, बजरंगबली के काम में सहभागी न बने। जिस घर का व्यक्ति नहीं जाता था, वह व्यक्ति अन्न का दान करता था, रुपए का दान करता था। और एक दिन ऐसा आ गया कि हर पूरे गाँव के एक-एक जाति के, एक-एक परिवार के एक-एक लोग, एक-एक व्यक्ति, एक-एक घर से वहाँ श्रमदान, श्रम साधना करने, तालाब के जीर्णोद्धार करने के लिए, यानी बजरंगबली के काम करने के लिए पहुँचने लगे। तो वह तालाब लगभग 11 बीघे का तालाब 3 महीने में जीर्णोद्धार हो जाता है। और लगातार 3 साल तक हम लोग सकारात्मक माहौल बनाते हैं। मुश्किल से थोड़ा-सा मिट्टी निकालते हैं, लेकिन जैसे धर्म आता है, आस्था आती है, बजरंगबली आते हैं, रामचरितमानस पाठ होता है, भंडारा होता है, वो 3 महीने में तालाब 11 बीघे का स्वच्छ और सुंदर हो जाता है। तो उसी को लेकर के फिर हम लोगों ने एक अभियान चलाया कि खेत का पानी खेत में, गाँव का पानी गाँव में। बरसात की एक-एक बूंद को सहेजने के लिए गाँव में हम लोगों ने खेतों पर मेड़ बनवाया। तालाब का जो बजरंगबली के तालाब का जीर्णोद्धार हुआ, उसके बाद वहाँ के झलिया तालाब, सुंदर तालाब, अ, देवन तालाब, इन तालाबों पे भी काम होने लगा। तालाबों के साथ-साथ में बरसात के पानी को रोकने के लिए खेतों पर मेड़बंदी बनाई गई। उसी अभियान की सराहना 27 जून 2021 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री
अपने मन की बात के रेडियो कार्यक्रम में भी करते हैं। ये जो तालाबों का जीर्णोद्धार का ये जो कुछ फ़ोटोज़ हैं, ये इस तरीके से हैं। देवसागर, झलिया तालाब, सुंदर तालाब, देवन तालाब, इन तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया। खेत तालाब का रिचार्ज पिट का निर्माण कराने के काम, पर्यावरण सम्मान। फिर हम लोगों ने ये सोचा कि जो गाँव के लोग ये काम कर रहे हैं, इस काम को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? तो हम लोगों ने प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मेरे मतलब पिताजी का उस दिन देहांत होता है, तो उसी की स्मृति में हम लोग पर्यावरण सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं और सम्मान समारोह में जो किसान अपने खेतों पर पेड़ लगा के तैयार किए हैं, जिन्होंने अपने तालाबों को बचाया, जिन्होंने अपने खेतों पर मेड़बंदी बनाई है, उन किसान हम लोग सम्मान करते हैं और उन किसानों के जो चरण रज है, उनके जो पैर धुलने का काम करते हैं, एक सामाजिक समरसता का काम लाया जाता है और वह चरण रज फिर आस-पास के फेरी-फेरी में छिड़काव किया जाता है। तो ये फिर उसके बाद उसी गाँव में जब सकारात्मक एक माहौल बन जाता है लगातार 5-6 वर्ष लगने के बाद, तो मंगल ग्राम की परिकल्पना के तहत हम लोग जो है गाँव पे काम करते हैं। मंगल ग्राम की परिकल्पना जैसे आदर्श गाँव है, उसी प्रकार से मंगल ग्राम की परिकल्पना के तहत काम करते हैं। उसका मानक समृद्धि और खुशहाली होता है। कुछ जो हमारे इसी तरीके से लगातार गाँव आधाओं में काम होने के बाद बुंदेलखंड क्षेत्र में हम लोग काम बढ़ाते हैं और जब मन की बात में जो तीसरा जो चरण आता है सकारात्मक काम करने में, जब शासन ने हमारे कार्यों का समर्थन किया, सराहना की, तो एक तरीके से जब जब सफलता मिली, तालाब जीर्णोद्धार जब हुआ, तो वहाँ का ग्राउंड वाटर का जल स्तर बढ़ा, वहाँ सिंचाई योग्य खेती का जो रकबा बढ़ा, कह सकते हैं कि वहाँ के जो आस-पास की खेती जो 2 एक फसलों की जगह पे 2 फसलें लेने लगे उस गाँव में, पलायन कम हुआ, लोगों में समृद्धि आई। तो एक तरीके से लोगों में एक सकारात्मक जो समर्थन हुआ सकारात्मक काम करने का, तीसरा जो चरण आया, तो गाँव के लोग फिर और उत्साहित होते गए। हमारे युवा शक्ति जो जल सेवक बनाना शुरू किए, जल मित्र बनाने शुरू किए, तो वही तरीके से पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के माध्यम से 75 तालाबों का जीर्णोद्धार अब तक कर चुके हैं। दूसरा ये जो शासन प्रशासन से कुछ जो है हमारे सुझाव हैं, जैसे कि बड़े किसी भी मंचों पे जब जाता हूँ, तो कहता हूँ तो उसी W4W एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, उसके माध्यम से मैं इसको सुझाव देना चाहता हूँ कि जो भूजल का जो अत्यधिक दोहन है, उस पर रोक लगे। चारागाहों को अतिक्रमण मुक्त कराना होगा, जब चारागाहें अतिक्रमण मुक्त हो जाएँगे, तो निश्चित रूप से गाँव की जो कॉमन प्रॉपर्टी है, वो बचेगी, तो हमारा जो वाटर बॉडीज़ है, तालाबों पे हम लोग अतिक्रमण कम कर पाएँगे। दूसरा, आज भी जो मैंने बुंदेलखंड में बांदा जनपद का जो राजस्व विभाग के जो आंकड़े बताया, उन पुराने 32 जो तालाब थे, उन पुराने तालाबों को बचाने के लिए शासन को तालाबों को चिन्हित कर, सीमांकन कराकर जीर्णोद्धार कराना होगा। पहले कि ये तालाब का 12 बीघे का रकबा है, उसको आइडेंटिफ़ाइड होना चाहिए। आइडेंटिफ़ाइड 12 बीघे का होने के बाद फिर उसकी डिसल्टिंग होनी चाहिए। उसका सीमांकन हो जाए, फिर डिसल्टिंग हो। जो पुराने कूप हैं, कुआँ हैं, उनको वाटर रिचार्जिंग हेतु प्रयोग किया जा सकता है। खेत तालाब योजना को प्रभावी ढंग से लागू करना, हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में एक औपचारिकताएँ पूरी की जाती हैं खेत तालाब योजना की, कि जो खेत की जो खराब जो ज़मीन होती है, वेस्ट लैंड होती है, उस पर तालाब बनाया जाता है, ना कि जो ऐसे क्षेत्र पे चिन्हित करके कि जहाँ सब अधिक से अधिक पानी कलेक्ट हो। मोटे अनाजों की खेती की ओर चलना होगा, जो हमारे मिलेट्स हैं, उसमें प्राकृतिक खेती है, मिलेट्स ही प्राकृतिक खेती बुंदेलखंड क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमारी पुरानी परंपरागत खेती प्राकृतिक खेती ही रही है, जिससे कम से कम पानी का प्रयोग किया जा सकता है। गौ आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, तालाब प्रबंध समिति का प्रभावी रूप से इसको गठन कराना और लागू कराना, अटल भूजल योजना को प्रभावी ढंग से लागू कराना, इन सब चीज़ों को करना होगा, तभी निश्चित रूप से हमारा जो बुंदेलखंड है, जो हमारा गाँव है, ये पानीदार बनेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच राम बाबू, बहुत अच्छा आपने अपना पक्ष पूरा रखा और उसके साथ साथ हमें बताया भी कि आपके विचार में एक तालाब क्यों जरूरी है। फिर आपने अपना संघर्ष भी बताया, संघर्ष और साधना भी मैं कहूंगी इसके साथ साथ। तो आप अपना पावर पॉइंट बंद कर लें, फिर हम लोग एक चर्चा पे बैठेंगे। जो लोग हैं यहाँ पे, हम सब साथ में मिलके इस पे चर्चा करेंगे, जो कि वेडनेसडेज फॉर वाटर का फॉर्मेट भी है कि प्रेजेंटर जब अपना
प्रेजेंटेशन खत्म करें, उसके बाद हम लोग सब लोग बात इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आप अपना प्रेजेंटेशन प्लीज बंद कर दें, और मैं सभी को आमंत्रित करती हूँ कि इस मंच पे आके सब राम बाबू जी के साथ चर्चा करें, जो भी सवाल है पूछे। और मैं शुरू करती हूँ इस चर्चा को। सबसे जो मेरे लिए कंसर्न रहता है, क्योंकि मैं एक अर्बन एरिया में रहती हूँ राम बाबू, आपको मालूम है हम अब जुड़े हुए हैं काफी समय से। तो ये जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, जबकि हमारा समाज, मैं वेदों में पढ़ चुकी हूँ कि हमेशा से कम्युनिटी वाटर कंजर्वेशन एक हमारा स्किल भी रहा है, विजडम के साथ साथ हमारा स्किल भी रहा है। पर जब हम इसी मुद्दे को शहर में बात करते हैं, मैं पिछले 30 साल से तालाबों का अध्ययन कर रही हूँ, काफी वॉक्स भी कराती हूँ। तो मुझे जो चीज महसूस होती है अपने साथ, कि मैं शुरू में जब वॉक्स करवाती थी तो मुझे एक तो हिम्मत भी नहीं होती थी कि लोगों को बोले चलो साफ करते हैं, क्योंकि जिस तरह के हम लोगों को बुलाते हैं। दूसरा बात, अभी कुछ ही समय से ऐसा हुआ है कि एटलीस्ट आप जो यंग लोग हैं आज की जनरेशन के, अहमदाबाद के भी, वो लोग अब मुझे बुलाते हैं कि हमने कुछ यूथ इकट्ठा किया है तो हम लोग तालाब साफ करना चाहते हैं, आप गाइडेंस करिए। तो एटलीस्ट मैं 30 साल में इतना छोटा सा शिफ्ट तो देख रही हूँ। पर एक बहुत अच्छी चीज जो मैंने आपके प्रेजेंटेशन में सुना वो ये था, आपने हमेशा यही बोला कि हमारा तालाब, हमारा तालाब, हमारा गांव। ये चीज जो है ना, ये मैं शहर में मिस करती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक तालाब के पास रहती हूँ, पर आज तक मैं हमारा है ये नहीं बोल पाती। शायद इसलिए कि मैं यहाँ की माइग्रेंट हूँ, माइग्रेंट लेबर हूँ एक। पर मैं ये बात यहाँ के लोकल लोगों में भी नहीं देखती हूँ, जो कि मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि शायद मैं अर्बन लोगों के साथ मिलती हूँ। पर जैसा कि आपके संघर्ष में भी पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोकल लोग भी इस बात को पहले दिन से ही समझ रहे थे। तो मुझे जो एक जिज्ञासा वो है वो ये है कि ये जो एक कला है या एक ज्ञान है, ये तो हमारे पुरखों से चली आ रही है। तो अब आप जैसे लोगों को जाके फिर से ये बात समझाना, और लोग इसको समझने में इतना समय लगाना, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए एक बहुत मुश्किल चीज है समझना कि हमारा कॉमन सेंस कहाँ गया। पर और एक इंटरेस्टिंग बात जो आपकी लगी, मैं क्योंकि एग्नोस्टिक हूँ, मैं कोई धर्म का पालन नहीं करती, पर मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि आपने बताया कि किस तरह से आपके संघर्ष में, जो कि धर्म का सही काम होना चाहिए कि लोगों को लाना, इकट्ठा करना, और पीस और इकोलॉजी, जिसको मैं सोचती हूँ कि धर्म का सबसे बड़ा काम है समाज में, पीस और इकोलॉजी, क्योंकि धर्म हमारा इकोलॉजी से बहुत गहरा जुड़ा हुआ रहा। तो आपने उसको किस तरह से सही ढंग से इस्तेमाल किया। मैं आपके स्वामी जी को भी नमन करती हूँ इस बात से कि आप जैसे युवा को उन्होंने इस बारे में मार्गदर्शन किया, स्ट्रेटजीज बनाने में आपको हेल्प किया। तो कहीं ना कहीं धर्म का सदुपयोग देखने को भी मिलता है। मैं थोड़ी स्ट्रगल करती हूँ सदुपयोग देखने में धर्म का, तो आपके माध्यम से मुझे वो भी देखने को मिला, तो मैं उसके लिए आपकी आभारी हूँ। तो अब मुझे ये बताइए कि जब आप इतने सारे तालाब अब आप करते हैं, तो आपका अभी रूरल एरिया में ज्यादा इंटरफेस है, इंटरएक्शन होता है, और आप एक पीएचडी स्टूडेंट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। वहाँ मतलब इलाहाबाद के अंदर ही, मुझे जहां तक ज्ञान है, 80 से ज्यादा नालियां हैं जो गंगा जमुना में गिरती हैं। तो आपने हमारी फिल्म में भी रिसेंटली काम किया, और बहुत अच्छे से आपने इस बात को रखा है कि सब अपने ही जगह में अपने तालाब और नदी नालों को साफ रखें, तो गंगा जमुना अपने आप साफ हो जाएगी। क्या आपने कभी इलाहाबाद में कोशिश किया, ये मुहिम जो आपने गांव में शुरू किया है अपने, हमारा गांव में, तो क्या आपको भी इलाहाबाद में वैसा ही लगता है जैसे मुझे अहमदाबाद में लगता है? सॉरी, मैं प्रयागराज अभी तक मेरे उसमें आता नहीं है नेचुरली। प्लीज आप बताएं। दरअसल क्या है कि जो हमने काम की शुरुआत की थी, वो हम इंटर के बाद जब प्रयागराज मतलब शहर में आए छात्रावास में, हम्म। तो हमने वहीं से शुरुआत की थी, इसकी पानी चौपाल करना शुरू वहीं से किया था। अच्छा। तो उसमें ये हुआ था कि जब प्रयागराज में कर रहे थे, तो वहाँ के पानी की वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत है। हाँ। तो हॉस्टलों में भी सुविधा शुल्क एक होता है, सर्विस
चार्जेज़ की, ये मेस का है, ये स्पोर्ट्स का है, ये उसका है, ये मतलब वॉशरूम का है, ये सब सारी चीज़ें होती थी, लाइब्रेरी का है। तो हम लोग इसकी जब शुरुआत पानी चौपाल में किया गया तो हमारा बहुत उपहास हुआ था, बहुत विरोध हुआ था कि तुमको पानी का हाँ, संकट है, तो तुम बुंदेलखंड क्षेत्र में काम करो, अपने गाँव में काम करो, यहाँ क्यों कर रहे हो? अच्छा, तो हाँ, पानी है। तो दूसरा विषय जो शहरों के और गाँव के मैं कंपैरिज़न करना चाहता हूँ, कि जी, हमें ये लगता है कि एक स्विच क्लिक करिए बटन और पानी हम शहर में पा जाते हैं क्योंकि लाइट भी रहती हाँ, है 24/7 और पानी की अवेलेबिलिटी भी है। तो हमको लगता है कि हमारे पास है पानी। हुँ, दूसरा, हमारे अंदर एक हम लोग इगोइस्टिक होते चले जा रहे हैं हाँ, कि अगर मैं खर्चा कर रहा हूँ, वही जो जैसे हॉस्टल में हुआ कि सर्विस शुल्क दे रहे हैं, तो यहाँ क्यों पानी कटौती करें हम? तो वैसे ही जो है कि जब हम पैसा दे रहे हैं, जब हमारे पास पैसा है, हमने समरसेबल लगवा लिया 50,000 खर्चा करके, तो हम पाताल लोक के स्वामी बन जाते हैं, कि जब हाँ, आवश्यकता पड़ेगी हमको तब पानी निकालेंगे। दूसरा कि हमारे यहाँ जो है काम जो ये प्रयागराज शहर में हमने गंगा दर्शन यात्रा एक निकाली थी 2015 में। अच्छा, ये पूरे जो 75 नालों की जो बात होती है, इन सब चीज़ों को हमने धीरे-धीरे नालों को लेकर के एक अवेयरनेस लेकर चलाया था। दूसरा ये था कि हम लोगों को जो एक अपनी कैपेसिटी है, अवेयर करने की, जी, अवेयर करने का ही काम हम लोग कर सकते थे और किया जी, भी और कर रहे हैं। जी, हाँ, और शहरों में काम करना कठिन थोड़ा-सा इसलिए हो जाता है कि इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। आप एग्ज़ैक्टली मैंने वही आप नोटिस किया। हुँ, आपने बोला आपका हमारा तालाब, हमारा गाँव। तो इमोशनल अटैचमेंट इसलिए नहीं हो पाता है कि एक उदाहरण देता हूँ शहर का ही कि जैसे कीड़गंज में यहाँ तालाब था नवल राय तालाब। हुँ, हम लोगों ने वहाँ पे काम किया, हालाँकि अब नगर निगम जब हमने काम किया एक्टिव रहे तो नगर निगम ने उसमें एक स्कीपर्स कोई एक मशीन होती है, एक नाम नहीं एग्ज़ैक्ट याद आ रहा है, उससे उसको साफ-सफाई कराई। तो उसमें ये होता है कि जैसे अगल-बगल में जो पानी चौपाल हम अपने गाँव में लगाते थे, तो गाँव में ये होता था कि अरे फलाना का लड़का है, पंडित जी का लड़का है यार चलो बुला रहा है, चलो चले चलते हैं। हाँ, ठीक, तो वो कोई कहता है अरे यार वो लड़का ज़िद्दी है, लाओ उसकी ज़िद पूरी करा देते चले चलते हैं। हाँ, अरे कोई कहता है वो फलाना का भाई है यार, उसके भाई ये कह रहा है चलो चले चलते हैं। कहीं न कहीं एक आदमी आपस में जुड़ाव होता है। यहाँ ये है कि एक आदमी बंगाल से है, तो कोई एक आदमी कोरांव से है, तो एक आदमी कोई मेजा से है, तो कोई एक दूसरी जाति का है, तो कोई एक दूसरे नौकरी का है, तो कोई कहीं का है, किसी से ना अटैचमेंट है, ना इमोशनल लगाव है, ना जुड़ाव है, ना परिचय है। और गाँव में क्या होता है कि नहीं कोई आएगा, नहीं कुछ करेगा, तो आप नेगेटिव काम करेंगे, तो उसमें लोग साथ देते हैं और कोई नहीं करेगा, तो आपकी कम्युनिटी के लोग साथ दे देंगे। हाँ, कंपैरिज़न नेगेटिव काम के और पॉजिटिव काम में हमें भी बहुत समय लगा। हमें 5 साल लग गया। तो अब जो है शहरों में ये है कि गाँव में ये हो जाता है कि अरे! ब्राह्मण घर का लड़का है तो चलो नहीं होगा तो कुछ हमारे ब्राह्मण समुदाय के लड़के ही आ गए। हाँ, अगर यही कोई दलित काम करेगा, ये नहीं करेगा ब्राह्मण तो दलित के समुदाय के 4 लड़के आ जाएँगे। तो नहीं होगा तो अरे! मास्टर साहब का लड़का है। नहीं कुछ होगा तो अरे! ये हमारे मोहल्ला का है। तो इस तरीके से तो कहीं जान-पहचान ज़रूरी है। हाँ, एक तो जान-पहचान मतलब ज़रूरी है। हेल्प करता है जान-पहचान। एकदम। दूसरा इमोशनल अटैचमेंट, हुँ, तीसरा भरोसा। हुँ, अगर मैं प्रधानी का चुनाव लड़ता गाँव में, तो निश्चित रूप से मेरे गाँव के लोगों का भरोसा टूट जाता और मैं सफलता नहीं पाता। चौथी बात, हमारे काम करने के दूसरे काम करने में अंतर। हुँ, हमारे किसी भी फ़ेसबुक, ट्विटर कहीं भी आप देख लीजिए, कोई क्रिएटिव फ़ोटो बहुत अच्छी डीएसएलआर वाली फ़ोटो नहीं मिलेगी। बिफ़ोर और आफ्टर की फ़ोटो नहीं मिलेगी। जैसे कि होता क्या है ना कि गए हम तो पहले जाते भी हैं, हम पानी चौपाल भी करते हैं, इंटरेक्शन भी करते हैं, शहरों में या गाँव में भी, तो हम तुरंत अपना बैनर लगाना शुरू कर देते हैं और तुरंत हम अपनी फ़ोटो खिंचाना शुरू कर देते हैं, तो उसमें भी एक प्रोफ़ेशनल रिलेशन बनता है उन गाँव वालों से, इमोशनल हुँ, अटैचमेंट नहीं होता है। क्योंकि वो हमारा ध्येय, हम अपना ऑब्जेक्टिव भूल जाते हैं। तो जो हम ना जुड़ने का कारण है, बहुत से एनजीओज़ हैं, बहुत से सरकारी संस्थाएँ हैं, बहुत से फंडिंग एजेंसी हैं, बहुत से सीएसआर हैं, बहुत से इंस्टीट्यूशनल हैं, ये काम करते हैं, लेकिन काम होता भी है, ऐसा नहीं कि हमने कहा काम नहीं होता है। बहुत से तालाबों का जीर्णोद्धार भी होता है, लेकिन
उस का तालाब के किनारे का समाज को हम भावनात्मक रूप से नहीं जोड़ पाते हैं। तो बिल्कुल, इसके कल लिए ही मेरे साथ ये हुआ। कल हम एक लेक क्लीनिंग पे गए थे, तो हुँ, लोकल लोग आके सिर्फ देख रहे थे, हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे क्लीन कर रहे थे, काफ़ी सारे बच्चे थे बस भर के। तो वो सिर्फ देख रहे थे हमारा तमाशा कि हम कर क्या रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम वो लोकल लोगों के साथ जुड़ नहीं पाए और ना उनको हम बुला पाए और ना ही वो अपना एक कदम आगे बढ़ाया उन्होंने। और तो दूसरा मैं ये समझ रही हूँ। एक मज़ेदार बात बताएँ हम लोग जब गए एक प्रयागराज में एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है शंकरगढ़ जो है, वह आज़ादी के बाद से ठगा गया है, आज भी ठगा जा रहा है वो एरिया हुँ, कुराव कुराव एरिया है, वहाँ कोल आदिवासी रहते हैं, वो एससी में आते हैं, आदिवासी भी नहीं माने जाते हैं। तो एक गाँव में उसमें हम लोग गए जो है, उसका हल्ला बोल बस्ती का गाँव था और गाँव का नाम थोड़ा-सा भूल रहा हूँ मैं। तो उस गाँव में हम लोग गए आदिवासी बस्ती के बीच में तो एक मातृशक्ति महिला आती है, कहा बेटा तुम लोग ड्यूटी करने आए हो, अपना काम करने वाला आओ तुम लोगों को जल्दी से करा देते हैं। लाओ बहन अंदर कहाँ है? आओ, आओ, आओ 2-3 महिलाओं को बुला के फ़ोटो खिंचवा के लाओ ठीक है हो गया कर दिए काम। कि मतलब वो इतने एक्सपर्ट हो गए हैं वो लोग कि हर व्यक्ति आता है, उनको फ़ोटो खिंचाता है, उनके साथ बैठता है, उसके बदले में कोई कोई बिस्किट ले आता है उनके बच्चों को, तो कोई जो है एक कैप दे दिया, तो कोई जो है बैग दे दिया, तो कोई कुछ दे दिया और वो 70 साल से ही कर रहे हैं। लेकिन जो मूल समस्या है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जब कम्युनिटी मोबिलाइज़ेशन करने के लिए आपको समय ज़रूर लगेगा, चाहे एक ही काम हो, अगर वह काम कम्युनिटी मोबिलाइज़ेशन की जिसके लिए हम काम कर रहे हैं जिसके लिए कर रहे हैं तो उसको आगे आना बहुत ज़रूरी है। हम जाएँ बिल्कुल। अगर हम वहाँ जाएँ और जाने के बाद उस तालाब को साफ करके चले आएँ, तो 2 साल बाद तालाब वो फिर खत्म हो जाएगा और उसकी सस्टेन नहीं करेगा, सस्टेनेबिलिटी नहीं रहेगी। नहीं होगा तो और हमारा वही प्रॉब्लम है। जी, तो ये शहरों में गाँव की अपेक्षा थोड़ा-सा ये अंतर है। शहरों में भी सफलता पाई जा सकती है, सफलता तो शहरों में हम लोगों को बहुत एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का। लेकिन शहरों में हमने एक चीज़ देखा किसी भी चीज़ को करने में समय लगता है। एक तो पहले हमको उनका एटमॉस्फियर मतलब माहौल बनाना पड़ेगा। नुक्कड़ नाटक दिखाना पड़ेगा उनके उसके साथ किस तरह के संकट है, वॉल पेंटिंग करने में जैसे जो चाय का जो नुक्कड़ है, वहाँ पर चाय के स्लोगन्स लिखना पड़ेगा। मतलब जहाँ लोग चाय पीने आते हैं पानी से संबंधित, लोग हिट करेंगे भाई पढ़ेंगे कि बिन पानी सब सून, तो कुछ तो सुनेगा, हुँ, देखेगा ना। तो तालाब के महत्व को लिखना पड़ेगा, उस नदी के महत्व को लिखना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसको एक कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक क्लिक करता है। हाँ, वो काम करने नहीं पहुँचेगा, इसलिए काम करने वो ज़मीन पे नहीं पहुँचेगा क्योंकि उसकी ड्यूटी है, ये सब चीज़ें हैं। तो उनके उसको दूसरे प्रकार से रविवार को बुलाइए, रविवार के दिन देखिए वो कहावत है एक भोजन अगर एक साथ होता है तो ये निश्चित रूप से इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो हम लोग शहरों में करते क्या है कि हाइजीन की समस्या, फलाने की समस्या इस चलते साथ खाना नहीं खाते हैं। तो हम और गाँव में क्या होता है कि भंडारा होता है, रात में भोजन बनता है, फिर एक साथ हम लोग कोई सब्ज़ी काट रहा है, तो कोई आटा गूँथ रहा है, फिर इसके बाद जो है रामायण का पाठ हो रहा है, फिर सुबह टाइम भंडारा हो रहा है, तो एक अटैचमेंट होता है। तो इसके लिए हमको भोजन एक साथ करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपके उसमें से जो मुझे सवाल भी है और बेसिकली इंटरेस्टिंग भी लगता है मुझे ये बात। आप एक युवा होने के साथ-साथ आपका भी अपना एक करियर है आगे जाने का। तो ये आपके अंदर सवाल कैसे हुआ कि मुझे अपने गाँव के तालाबों में बेसिकली कुछ करना है तालाबों के लिए और दूसरी बात कि एक अगेन एक युवा होने के साथ-साथ आपको ये पेशेंस रखना 5 साल, 3 साल तक मतलब ये जुनून कैसे क्योंकि ये जुनून बहुत ज़रूरी है। मैं खुद अपने देखती हूँ जबकि 30 साल से मैं अध्ययन कर रही हूँ, मैं ग्राउंड वर्क कम करती हूँ अब। तो ये जुनून युवा में रखने के लिए आपको क्या लगता है कि आज हम अपने युवा साथियों को क्या कह सकते हैं कि कैसे वो अपना ज़रूरी नहीं है वो तालाब करें, वो कोई भी काम के लिए एक जुनून होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं राम बाबू का जुनून जानना चाहूँगी। ये आप ही म्यूट हो गए आप। हमें भी समझ में नहीं आ रहा है, ये ईश्वर कराता है। मैं थोड़ा-सा आशावादी, ईश्वरवादी हूँ, तो ये ईश्वर की कृपा है। हाँ, देखिए बिल्कुल। बस मैंने ये काम शुरू क्यों किया ये चीज़ बता सकता हूँ। जी, बिल्कुल। कि दरअसल क्या है कि जैसे कि हमारा जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वो हमेशा सूखा और अकाल के लिए जाना जाता रहा है। पानी का संकट रहा है।
तो ये मेरे क्षेत्र में, मेरे गाँव में भी रहा है। हमारी जो अम्मा है, वो खुद 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर दूर से पानी लाती थी कुआँ से और उस तरीके से पूरी महिलाएँ वहाँ ग्रुप में सज-वज के शाम के टाइम में पानी लाने का काम करती थी। तो वो लेकिन आदमी इतना स्वार्थी है, उसके बावजूद भी हमको संकट में ज देख रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन हमने फ़ील नहीं किया उसको। क्यों फ़ील हम्म। नहीं किया? बहुत बहुत एक एक्चुअल बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति के ऊपर नहीं बीतती है, हमारे पास तो घर में पानी आ जाता था, मटकी में पानी आ हाँ। गया, नहाने के लिए भी पानी आ गया, गए कभी कुआँ में, तालाब में नहा भी आए, तो हमें पानी संकट का सामना हमको नहीं उसका समस्या थी, वो तो बहनों के लिए, माताजी के लिए थी, हम लोगों के लिए नहीं थी। इंटर तक मुझे कोई दिक्कत नहीं था पानी के संकट का। फिर ग्रेजुएशन के दौरान इंटर के बाद ही हमारे एक रिलेशन में पन्ना गाँव में, तरौनी गाँव में एक अंतिम संस्कार में हमने पानी का संकट का सामना खुद किया और अच्छा। आप पूरा दिन पानी पीने के लिए नहीं पाते हैं। कई लोग गश्त खा के गिरने लगते हैं, बुजुर्ग लोग। नहाने के लिए पानी नहीं मिलता है कि अंतिम संस्कार करने के बाद शुद्ध होने के लिए पानी चाहिए। हमको नहाने के लिए 3 मीटर दूर दूसरी घाटी पे जाना पड़ता है। तो वो फिर रिकॉल हो रहे हैं, जब हमने खुद फेस किया। दूसरा जैसे कि मैं जोड़ना चाहता हूँ, जैसे कोविड के दौरान पे बहुत से लोगों ने कहा कि जब जीवन बचाने की बात आ गई थी, तो हर आदमी इंडिजीनियस नॉलेज की बात कर रहा था, प्रकृति की बात कर रहा था, पर्यावरण की बात कर रहा था। और कोई अब जब जीवन का सवाल था, तो लोग वाहनों पे निकलना बंद कर दिए थे, गाड़ियों से जाना-आना बंद कर दिए, सब कोई घर में रह के अपने आप को जीवन बचाए। और जैसे जीवन का सवाल खत्म हुआ, फिर चार पहिया सिंगल लोग यूज़ करने लगे और अंधाधुंध लोगों दौड़-धूप की और फिर प्रकृति उसी तरह संतुलित होने लगी। पहले जब हम लोग कोविड का था तो भाई जीवन बच जाए, हे ईश्वर जीवन बच जाए, कुछ नहीं ऐसा करेंगे हम। तो हम्म। उसी कुछ टाइप गलत से काम नहीं करेंगे। हाँ, तो उसी टाइप से जो है कि चीज़ें हो जाएँ लेकिन हम पानी का संकट का समाधान लेकिन हम लोग किए नहीं जब तक हमारे ऊपर खुद पड़ी नहीं। तो ऐसा तो उसका एक वो था कि हमारे पास खुद एक पानी का संकट का सामना हमने देखा, डे बाय डे होता था और उसको फिर रियलाइज़ भी हुआ और रियलाइज़ होने के बाद फिर काम करना शुरू कर दिया और धैर्य तो ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है, हमको खुद नहीं मालूम है कि चीज़ें बहुत सी दुर्व्यवहार भी हुए साथ में कि लोग जो है लाठियों लेके दौड़ा लेना शुरू कर दिया कि जब कभी अतिक्रमण जब भी किसी गाँव में जाइए चौपाल लगाने या कुछ करने, तो उनको डर होता था कि हमारे तालाब से अतिक्रमण हमारा मकान गिर जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। तो कई दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, गाँव में घुसने नहीं दिए लोग बाग, दौड़ा लिए हम लोग 8-10 लोग थे हम लोग, तो फिर किसी तरीके से लोकल होने की वजह से लोकल भाषा में बातचीत की गई, तो जीवन बचाया गया। तो ऐसा कुछ विषय नहीं है और करियर का तो सवाल आता ही आता है। भाई घर परिवार के भी लोग पूछते हैं कि भाई क्या करेंगे, झोला टाँग के क्या कर रहे हो? भले घूमते-फिरते रहते हो, ना 4 पैसा कमाना, ना धमाना। तो वो सब चीज़ें तो होती हैं तमाम फिर उसके बाद अब आजकल तो और एक नया प्रकार का संकट है, अगर आप नौकरी जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपकी शादी नहीं होनी है। तो उसका हाँ, उसका एक अलग मतलब चीज़ें हैं। तो बिल्कुल। ये बहुत व्यावहारिक बता रहा हूँ चीज़ें। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो अब वो उसको भी चीज़ें ये थी लेकिन अब ये है कि हमको अब ये काम अच्छा लगने लगा है, अब अच्छा लगता है और मुझे नहीं लगता है कि एक हमारे पिताजी ही कहते थे, उनकी बात याद आती है कि कोई अगर आदमी जो है पैदा हुआ है तो भूखा तो नहीं मरेगा। ये बिल्कुल। निश्चित है। ये नेचर ने कर रखा है। तो जब नेचर ने जब दे रखा है कि पैदा होते ही जो है माँ के स्तन से दूध निकलने लगता है, तो आपकी भूखा नहीं रहेगा बेटा। तो आप ये तो बहाना है कि मतलब हम रोटी के लिए कर रहे हैं, पेट के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पैदा हुए हैं तो ईश्वर आपको भूखा नहीं मारेगा और आप समाज के लिए जब करते हैं तो समाज और प्रकृति आपको लौटा के देती है। ये तय है। बिल्कुल। अगर आपकी मंशा अच्छी रहती है, नीयत अच्छी है, तो कोई साथ दे न दे, ईश्वर साथ देता है। अगर आपकी हुँ। दूसरी नीयत से कर रहे हैं, गलत नीयत से कर रहे हैं कि हमको ये 10 लाख का प्रोजेक्ट है, बिफोर और आफ्टर करना है और उसमें 10 लाख में उसी चीज़ को जो है आप 3 लाख, 2 लाख खर्चा करने के बाद फिर आप काम करते हैं, तो फिर आपको ईश्वर साथ नहीं देता है। तब आपको समाज साथ नहीं देता है। ऐसा नहीं है, समाज साथ देता है, हमें तो भूखे हम तो मैं सालों-साल निकाल सकता हूँ लोगों के यहाँ खाना खाने के मुझे कोई भगाएगा ही नहीं। भाई किसी के यहाँ पे रहूँगा तो वो लोग कपड़े भी दिला देंगे मुझे, आने-जाने के लोग टिकट भी दे देंगे, रखे भी आएँगे, ऐसा कुछ विषय नहीं। विषय बस यही कि नियत की सवाल है। खैर और हाँ, यूथ को भी आना चाहिए इन सब कामों में, ऐसा मैं नहीं हाँ, है। इसी से मेरा एक सवाल है यूथ से रिलेटेड ही कि आप तो ठीक आपने तो ठीक है इसको अपना एक संघर्ष बोलो या अपना
एक जीने का साधन, पर्पस भी आपने इसको बनाया है, इसके साथ साथ आपकी साधना भी है। पर आपके साथ जो मैं अभी वाटर फेस्ट में भी जब हम इलाहाबाद में मिले तो अब कुछ युवा भी थे और काफी मोटिवेटेड भी लग रहे थे। तो मैं जानना चाहूंगी कि युवाओं का परीक्षण कैसे किया जाए, या आप कैसे करते हैं कि ये आपके साथ चलने को थोड़े दूर तक तैयार है। मुझे मालूम है का सब सब युवाओं का अपना एक एस्पिरेशन होता है, पर आपके साथ काफी देखिए युवा जुड़ते हैं, तो हमारे आपका क्या है जी, जी, तरीका? बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि देखिए कि लगभग अब 5200 हमारे हम्म। जल सेवक हो चुके हैं पूरे बुंदेलखंड और प्रयागराज और सब चीज़ों में। हाँ। दूसरा ये कि यूथ को जो काम कर रहा है, उस काम को करने दिया जाए। यानी जो पढ़ाई कर रहा जी है या तैयारी कर रहा बिल्कुल। है, उसको करने दिया जाए, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। दूसरा ये है कि अगर मैं जिस परिवेश में हूँ, उस परिवेश में वो भी रहे। मतलब कि यूथ को जोड़ने के लिए हमने अभी मंदाकिनी नदी की पाठशाला चलाते हैं, 50 विद्यार्थी उसमें आए। हमने एक यात्रा निकाली मंदाकिनी नदी की, उसमें 40 लड़के ने पैदल चले हमारे साथ में। तो उसका एक कारण है कि जैसे जो लीडर होता है, अगर वो लीडर या फा जो 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 मतलब नेतृत्व कर रहा है, तो अगर वो जैसे वो रहेगा, तो वो वैसे वो लोग रहने के लिए तैयार हैं। अगर हाँ। मैं अगर रात में प्राइमरी स्कूल में रुकता हूँ टाट में बिछा के, तो यूथ रुकने के लिए तैयार है, युवा रुकने के लिए तैयार है। लेकिन अगर मैं उनको रोक के मैं भागता हूँ, अब मैं दूसरी जगह रुक जाऊँगा, अब खाना आप जहाँ खा रहे हैं, तो वो जो खा रहे हैं, वो सबके सामने खाइए। तो पहली बात तो ये कि आपको अपना स्वच्छ और छवि रखनी पड़ेगी। जो भी चीज़ें होंगी, आपको वही चीज़ें करनी पड़ेंगी कि अगर मैं फ्लाइट से जा रहा हूँ और उनसे कह दूँ कि आप स्लीपर में आइए, तो गलत है। आप उन्हीं के साथ जाइए स्लीपर में, ढोल-नगाड़े बजाइए, अपना हँसी-मज़ाक करते हुए, बातचीत करते, तो वो आपके साथ यूथ चलने को तैयार हैं। आप उनको एक प्लेटफ़ॉर्म दीजिए, ऐसा भी नहीं कह सकते कि यूथ काम करने के लिए तैयार नहीं है आज की डेट में। बहुत से लड़के एनएसएस के माध्यम से, अन्य माध्यम से प्लेट काम कर रहे हैं, लेकिन उनको एक लेकिन सही दिशा कर देने वाला एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा है। दूसरा एक कारण और बताता हूँ मैं कि यूथ को जो है वर्तमान समय में हम लोग जो है एक ह्यूमन रिसोर्स के रूप में उनको आँकने लगे हैं। उनकी प्रतिभाओं को हम ₹50,000 महीने में, ₹20,000 महीने में हम खत्म कर दे रहे हैं। कैसे-कैसे? जो युवा अपने स्तर से गाँव में काम कर रहा था, उसको वहाँ एक एनजीओ पहुँच गई और अपना सीआरपी बना लिया और ₹8,000 दे के अपना काम कराने लगा। कम्युनिटी हम्म। रिसोर्स पर्सन बना करके। वह समाज के लिए जो बदलाव कर रहा था, वो भी एक एनजीओ के लिए काम करने लगा। छल-कपट भी करने लगा, चीटिंग बेईमानी भी करने लगा क्योंकि उसको जैसे उन्होंने माँगना शुरू किया कि इस तरीके की लाओ पीपीटी लाओ, वहाँ की फ़ोटो खींच के लाओ ऐसी, ऐसा करो, वैसा करो। ये इसका कहीं न कहीं यूथ पे एक प्रभाव इसका पड़ा है। हाँ, क्योंकि यूथ ऑब्जर्व तो कर ही जी, रहा जी। है ना क्या हो रहा है। हाँ, इसका एक चीज़ न कहीं न कहीं इसका यूथ पड़ा फिर देखता है कि यार ये तो ₹8,000 पा रहा है, मैं तो फ्री में कर रहा हूँ, तो चलो मैं भी कर लेता हूँ। तो इसका चीज़ें वो जो युवा के अंदर शक्ति थी, ताकत थी बदलने की समाज को, वह अपना ब्रेन को जो है ₹8,000 में दे दी। इसी वजह से मैं हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आज तक नौकरी नहीं किया और ना ही हम हम दोनों नौकरी नहीं करते हैं इसीलिए। और और दूसरा ये कि आपको यूथ को जोड़ने के लिए एक्चुअल चीज़ बताना होगा कि करना क्या है, हमारा बिल्कुल। उद्देश्य क्या है हम्म। और झूठ नहीं बोलना होगा और अपनी चीज़ें बतानी है। जैसे कि मान लीजिए मंगल भूमि फाउंडेशन जो हमने बनाया है, कोई भी आके देख ले कि ये फंड इतना आया है, इतना पैसा है, इतना कुछ नहीं, तुम ही लोग दो, तो फिर बेचारे 500-500 100-100 रुपए हम लोग चंदा भी लेते हैं। मतलब अगर आपने बताया नहीं, छिपाया है, तो निश्चित रूप से उस दिक्कत ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए यूथ को जोड़ने के लिए। दूसरा उनकी स्वतंत्रताएँ होनी चाहिए कि आप बिल्कुल। क्योंकि हम नौकरी दे नहीं सकते हैं, उनको हम करियर तो बना नहीं सकते हैं। आप अपना करियर में काम करिए, लेकिन आपका ये धर्म है प्रकृति के लिए, समाज के लिए इतना करना। क्योंकि आप यहाँ का अन्न खाते हैं, आप यहाँ का पानी पीते हैं, आप यहाँ का हवा लेते हैं, ये कोई आपके जो है बॉस नहीं देते हैं। हवा जी। ये आपका कोई एनजीओ का हाँ, ये मालिक बात कन्वे करना अच्छे हाँ, से बहुत जरूरी है हाँ, तो ये आपका कि हवा एक जो हमारी है जिम्मेदारी है। जी, जी, ये आपकी हवा कोई एनजीओ को मालिक नहीं देता है आपको ये। जी बिल्कुल। सबका है एक। और हम हम्म। सबकी ज़िम्मेदारी है। तो इसके लिए 1 घंटा काम कर लें हम, आधे घंटे काम कर लें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे साथ करिए, कहीं भी करिए, मैं किसी जगह बिल्कुल, पे करिए। और किसी भी क्षेत्र में करिए, किसी जरूरी नहीं है तालाब के लिए और ही हाँ, करना। कहीं भी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में करिए। तो वो अच्छा जो ग्रुप हमारा बना जल सेवकों का, उससे अब तो ये होने लगा है कि अब लोग एक-दूसरे को ब्लड देने लगे हैं। मतलब ये अच्छा। हाँ, जैसे किसी को आवश्यकता पड़ी तो ग्रुप में डाल देते हैं कि 2 यूनिट ब्लड की आवश्यकता है, तो ब्लड भी देने लगे हैं लोग बाग।
तो ऐसा चीज़ें नहीं है कि यूथ चाहता है काम करना, बशर्ते उनको एक सही बिल्कुल। प्लेटफ़ॉर्म मिले। बिल्कुल। और मेरे ख़्याल से एक बहुत ज़रूरी है कि आज का युवा मैं जो देखती हूँ अपने उम्र में जब आपकी उम्र की थी मैं, तो उस समय मुझे अपने साथ ऐसे युवा मिलते नहीं थे उतने ज़्यादा। उसके कंपैरिज़न में आज मुझे ज़्यादा यूथ एक्चुअली मुझे एक्सेस है, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं और वही ये बात है कि वो रैट रेस से अलग हट के कुछ करना चाहते हैं। ऐसे मैं बहुत युवाओं को जानती हूँ। उसी आई थिंक सर्च में मैं आपको भी ढूँढ के जानने लगी। मैं एक छोटा-सा इंटरेस्टिंग सवाल है हमारी रिसर्चर अर्चिता, उन्होंने चैट बॉक्स में डाला है बट अर्चिता मैं आपको इनवाइट करूँगी कि आप डायरेक्ट बात करें और दुःख की बात ये है कि आप लोग मिलने वाले थे पर मिल नहीं पाए पर अब हाँ, आप यहाँ पे मीट कर सकते हैं। और मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं यहाँ पे पंपा और निशांत, मैं भी उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि अम, थोड़ा-सा राम बाबू के साथ कम्युनिकेट करें, एनकरेज करें, हमको ऐसे बहुत सारे यूथ की देश में ज़रूरत है। अर्चिता, ओवर टू यू। हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि ये पूरे कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान और ये वाटर कंजर्वेशन और लेक कंजर्वेशन के प्रोसेस के दौरान आपको कोई पॉलिटिकल रेजिस्टेंस फेस आपने किया और अगर किया तो आपने उसको कैसे मैनेज किया? अगर आप ये बता। पॉलिटिक्स तो हर जगह है और ख़ास तौर पे ग्रामीण पॉलिटिक्स का जो है अलग प्रकार का है। जैसे कि मान लीजिए किसी गाँव में मतलब जैसे किसी गाँव में क्या उसी जिस तालाब का हमने रिज़ल्ट किया उसी का उदाहरण देता हूँ मैं। जिस तालाब को कम्युनिटी मोबिलाइज़ेशन से जीर्णोद्धार कराया गया, उसी तालाब का 2 साल 3 साल पहले मनरेगा से पैसा निकाला जा चुका था। ये भी एक हुँ, पॉलिटिक्स है। दूसरा, उसी तालाब पे अमृत सरोवर का वो लग गया है बोर्ड। बोर्ड आफ्टर मतलब बार-बार, बार-बार एक ही तालाब का ऑन पेपर जीर्णोद्धार हुआ है। आफ्टर आफ्टर डिसिल्टिंग तो अब उसमें चीज़ें ये हैं। दूसरा ये है कि हमारे साथ एक चाहे वो अच्छाई मानिए चाहे कमी मानिए कि जब किसी को कि जब कब काम करते हैं तो हम सबको जोड़ते हैं, तालाब प्रबंधन समिति बनाते हैं जो स्थानीय तालाब किनारे जो रहता है। दूसरा हमारे काम में जैसे कई बार मैंने देखता हूँ कि एनजीओ वाले जो काम करते हैं या अन्य लोग काम करते हैं तो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को नहीं जोड़ते हैं, वहाँ के प्रशासन को नहीं जोड़ते हैं, वहाँ के बवाली लोगों को नहीं जोड़ते। बवाली मतलब समझ रहे हैं ना कि जो लठैत हैं, जो गुंडे हैं, वहाँ के जो माफिया हैं उनको नहीं जोड़ते हैं। हमारा जो काम है, जो हम लोग काम करते हैं क्योंकि हमारा कोई एनजीओ को लोगो नहीं था, अभी तक जो काम किए थे। कोई हमारा फंड नहीं था, तो जब हमारा काम नहीं है, हम अपने लड़के की शादी तो कर नहीं रहे हैं कि हम ही ज़िम्मेदारी लें। वो समाज का काम है तो समाज ज़िम्मेदारी ले। तो उसमें हमने जो भी काम किया, वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी रखा उसी मंच पे प्रशासनिक अधिकारियों को भी रखा और वहाँ के बड़े जो हिस्ट्री शीटर माफिया लोग हैं, उनको भी रखा। कई लोगों ने जैसे कहा कि अरे इनको क्या जोड़ रहा है? हमने कहा कि यही तो समाज में आके काम कर रहा है। आप जो प्रोफ़ेसर हैं, आप तो इसलिए नहीं साथ देते हैं, काम नहीं करते हैं कि अरे कौन पर जो है वहाँ पढ़ेगा, वहाँ कौन तालाब में जाएगा। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वो गलत व्यक्ति है, अपराधी है, साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन हमको सकारात्मक काम करने में अगर वो सहयोग कर रहा है, तो उसको सहयोग से मना कैसे कर सकते हैं हम? काम सकारात्मक है, लोग जो भी हो। हाँ, हुँ। काम सकारात्मक है। उस दौरान पे बदतमीज़ी नहीं कर रहे हैं वो। उस दौरान वो चीज़ें नहीं कर रहे, बल्कि वो अपने साथ 20 आदमी लेके फौड़ा मरवा रहा है। वो खुद व्यक्ति है, उसके फॉलोअर्स उसकी फैन फॉलोइंग ज़्यादा है हमारे से। और उनके व्यक्ति काम कर रहे हैं, 20 लोग फाड़ा मार रहे हैं क्योंकि उनका बॉस उनका जो रॉबिन हुड है, वो जो है कह रहा है चलो मारो जो है। तो भाई क्या हर्ज है हमको लेने में? ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, कोई ऐसे विषय नहीं है। फिर उसी तरीके से जो ग्राम प्रधान है, नहीं मनरेगा से काम हो रहा है तो ग्राम प्रधान करे भाई, ग्राम प्रधान अपने कम ग्राम पंचायत में बताए कि हमने ग्राम पंचायत से काम करा, हमें क्या हर्ज लेना है? बहुत से लोगों ने कहा कि भई इस काम को सरकारी काम दिखा देंगे, हमने कहा दिखा दें, हमको लेके थोड़ा चले जाना है कि हम जहाँ मरेंगे तो उसको लेके चले जाएँगे, तालाब मेरा बनाया हुआ है। हाँ, तालाब बन गया। वैसे बहुत से लोगों ने कहना कि भई इसमें नाम लिखवा दीजिए, बोर्ड लिखवा दीजिए कि ये हम लोगों ने बनवाया है। मैंने कहा क्या करेंगे बनवा के? कि ये फलाने ना मैंने कोई संस्था, ना कोई बैनर है। कद्दू आपके यहाँ का, बैंगन आपके यहाँ का, आलू आपके यहाँ का और आटा आपका, चावल ये मैं किस-किस का नाम लिखवाऊँगा वहाँ? तो जब समाज का चीज़ है, तो समाज के लिए है। समाज काम करेगा, समाज आगे आएगा, उसमें ना तो ये चीज़ें होना चाहिए, अलग बाँटना चाहिए कि ये पॉलिटिक्स के लोग नहीं आएँगे।
ये पढ़े लिखे लोग नहीं आएँगे, ये फलाने समाज के, फलाने बिरादरी के लोग नहीं आएँगे, ये गलत चीज़ें हैं। अगर एक्चुअल में आप काम करना चाहते हैं तो, और अगर आप सिर्फ़ ये दिखाना चाहते हैं कि हमने ये काम किया है, तो फिर यही देश में हो रहा है और होता रहेगा कि मंगल बूम फाउंडेशन ने ये काम किया, W4W ने ये काम किया, फलाने ने ये काम किया, ढेकाने ने ये काम किया और अपना-अपना हम लोग लेके ढोल पीटते रहें। तो ये चीज़ें मुझे जहाँ तक लगता है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं, अलग सबके काम करने की दृष्टि अलग-अलग है, लेकिन समाज को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर W4W ने जो है एक समाज को जोड़ के एक तालाब का जीर्णोद्धार करा दिया, तो वो 40 साल बाद भी अगर आएगा, तो 40 साल बाद भी तालाब ज़िंदा रहेगा और उसको खुद बताने के लिए नहीं रहने पड़ेगा। समाज जो है ऐसा भी नहीं है कि लोग बताते नहीं। मेरे गाँव में चले जाइए, मीडिया वाले चले जाते तो कोई आदमी ये नहीं कहता कि नहीं हमने बनाया है या फलाने बनाया, सब कोई हमारा नाम लेता है। समाज किसी का उधार नहीं रखता है, लौटा के देता है। अब बहुत से मैंने लोगों को काम करते हुए देखा है कि अगर वो व्यक्ति पहुँचे ना वहाँ, तो गाँव के लोग बता भी नहीं सकते हैं कि नहीं इन्होंने काम कराया है। उन्हें डर रहता है, भय रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं किसी तालाब में काम कराने के लिए गया हूँ, अब मैं मीडिया वालों के साथ अगर मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं बैठ दूँगा, दूसरे वाले गाँव वाले दूसरे ना कहने लगे कि नहीं ये प्रधान ने कराया है काम। उन्हें भय रहता है। वो अपना जाएँगे, अपना वो बैनर भी लेके जाएँगे, चीज़ें होंगी, स्टोरी बनवाते हैं, छपवाते हैं। हम लोगों को नहीं कई मेरी ऐसी स्टोरी छपी हैं कि हमें पता भी नहीं चला कि हमने स्टोरी मतलब वो करा है, मतलब अपने आप से। तो वो चीज़ें होती हैं, ऐसा कुछ विषय नहीं है, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा और लोग साथ देते हैं। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होती है, वो 2 आप कोई भी काम करते हैं तो ये 2 चरण तो पार करने ही करने हैं, उपहास का, विरोध का, तब समर्थन होगा। निशांत, निशांत, मैं आपको अनम्यूट करके राम बाबू के साथ बात करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मुझे मालूम है आप मिल भी चुके हैं और मेरे ख्याल से आपके जैसे लोग, हम लोग जैसे लोगों को, राम बाबू जैसे यूथ को एनकरेज और सपोर्ट करना बहुत जरूरी है आज के समय में। निशांत का मैसेज है इसमें। निशांत, आप बोल पाएंगे अनम्यूट करके कि मैं मैसेज पढ़ दूं आपका? नहीं मैम, हाय, गुड टू बोल सी यू। सकते हैं। ऐसे हम हाँ, ऑफिस में थे तो हाँ। यहाँ पर थोड़ा शोर था। राम बाबू कैसे हैं आप? नमस्ते। थैंक यू बहुत। आप नमस्ते। मतलब ये टॉक सुनकर तो बहुत ही अच्छा लगा। और हम कई लोगों से हमने शेयर किया था कि आप आज बात करने वाले हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग जो आपने प्रोजेक्ट करे हैं, जो कि और जो कि उस क्षेत्र में करें जहाँ बहुत मुश्किल होता है काम करना सबके साथ वैसे। पर आपका एक्सपीरियंस अलग रहा है, क्योंकि आई थिंक आपका इंटेंट बहुत क्लियर भी रहा है। और जिस तरह से आप लगे रहते हैं उसमें, ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर रहना, सबके साथ उठना बैठना खाना, तभी विश्वास बन पाता है, क्योंकि लंबे बहुत समय लगता है। अ, हम ये कह रहे थे राम बाबू की आप हम लोग हमें पता है हम लोग को डिज़ाइन करना है आपके लिए। हम लोग भूले नहीं हैं, तो हमें हमें क्षमा करिएगा। हम देर हो रही है थोड़ा उसमें, लेकिन हम लोग करते हैं कुछ। बिल्कुल हम अपनी तरफ से जितना योगदान हो सकता है उसमें करना चाहते हैं, अभी भी करना चाहते हैं। बस बहुत सारा काम है, जैसे ही थोड़ा सा हमें मिलता है समय, बिल्कुल हम आपके लिए तत्पर रहेंगे। जी, मैं एक अभी एक लिस्ट ऑफ सम्मान मैं एक्चुअली रखना चाहूंगी क्लोज करने के समय पर। रिया वर्मा, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज अनम्यूट करिए। हम हमेशा एनकरेज करते हैं वेडनेसडेज फॉर वाटर में कि आप स्पीकर से डायरेक्ट बात करें, क्योंकि ये स्पीकर के लिए भी एक सपोर्ट एंड एनकरेजिंग मोमेंट होता है। रिया। हाँ। अ, हेलो। जी। अ, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा राम बाबू जी के बारे में। उनकी मतलब शुरू से लेकर अभी तक उन्होंने जो काम किया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो आपने प्राकृतिक एक सुझाव में पॉइंट था कि हमें प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना होगा। तो क्या आपने उस क्षेत्र में भी जो प्राकृतिक खेती है उसमें भी कोई काम किया है? हम लोगों ने प्राकृतिक खेती को लेकर के कि जैसे कि जो मोटे अनाज की खेती नहीं है हमारे यहाँ, कोदो, ज्वार, बाजरा, मक्का, तो इसको भी मैं प्राकृतिक खेती मानता हूँ क्योंकि इसमें कम से कम पानी का प्रयोग होता है। तो हमने शुरुआत की है। अभी ज्वार पहले भी होता था, 20 साल पहले हमारे यहाँ ज्वार बाजरा बहुत होता था। लेकिन ये जो नई तकनीकी आ गई, बोरवेल, ट्यूबवेल, इस सब के माध्यम से पानी की अवेलेबिलिटी हो गई,
तो लोगों ने धान और गेहूँ की भी खेती करना शुरू किया। हम धान की खेती और गेहूँ की खेती को वहाँ मानते हैं अच्छा जहाँ से नहर का पानी आता है, यानी भूजल का प्रयोग नहीं करना होता है। उस दृष्टि से ठीक है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर भूजल का दोहन करके अगर धान की हम खेती वहाँ कर रहे हैं तो अनुचित है। तो हमारे यहाँ भी ज्वार का उसका खेती किया है। दूसरा ये कि अभी 3 बीघे का हमने एक अपना फार्म हाउस बनाया है गाँव में ही। तो वहाँ पे भी हमने जो केचुआ खाद है, उस केचुआ खाद का बनाने का प्रयोग करके हम लोगों ने शुरुआत की है। लगभग ये 2.5 वर्षों से शुरू किया है। तो ये भी एक छोटे पैमाने पे है, बड़े स्तर पे नहीं है और इसको एक पूरा एक ट्रेनिंग सेंटर भी हम लोग सोच रहे हैं बनाने का। तो इसको एक पूरे इस एरिया पे करने का प्रयास है। और एक चीज ये भी होती है, जैसे आपने मिलेट्स के बारे में कहा, मिलेट्स अभी जैसे है वो गेहूं और धान से महंगा भी है। अगर जो हम उसे मार्केट से खरीद रहे हैं उसकी रोटी या चावल बनाने के लिए, तो वो महंगा है, इसलिए वो हमारे घर में भी थोड़ा सा जैसे लिया है, लेकिन वो उसको रिप्लेस नहीं कर पाता है क्योंकि वो महंगा है। और स्वाद का भी बात है, लेकिन वो महंगा है। इसका भी एक विषय है, बड़ी एक पॉलिटिक्स है और बड़ी चीज़ें इस पे। हम अभी हमारी जो माताजी ये बता रही थी कि हमसे सीनियर है निश्चित रूप से, हमारे यहाँ ज्वार बहुत होता था पहले, 20 साल पहले बहुत ज्वार होता था। और हम लोग के यहाँ गेहूँ की रोटी जानते हैं तब बनती थी जब कोई लड़की के देखने के लिए कोई रिश्तेदार आता था, देखुआर टाइप का, या कोई लड़के की शादी के लिए कोई आया है, मतलब बहुत वीआईपीज गेस्ट। जैसे बासमती का चावल बनता है। गेस्ट में भी नहीं, गेस्ट में मौसी आई तो नहीं, बहन भाई हैं उस तरह नहीं, वो तो घर के लोग हैं। जैसे कोई एकदम से उस तरह के जो कोई गेस्ट आया तभी गेहूं की रोटी बनती थी। तो हुआ क्या है कि अब पहले जो अभी जो प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, हमारे गोबर की खाद ही डाली जाती थी 20 साल पहले। यूरिया डीएपी हम लोग प्रयोग करते नहीं थे, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर हम लोग जानते नहीं थे। ये बांधा की बात बता रहा हूँ, 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो सरकार ने सोसाइटियों के माध्यम से सब्सिडी दिया कि आप यूरिया डीएपी यूज करिए, पेस्टिसाइड यूज करिए, इससे उत्पादन बढ़ेगा आपका। तो आपने ही पहले तो हमको झुंझुना दिया, फिर अब जो है चीजें नुकसान कर रहा है। अभी तो हमने अब उसी प्रकार से जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि मड हाउस बने, कच्चे गारे प्रकृति पर्यावरण के अनुकूल रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ रामकली दादी का एक पारिवारिक बगल में रामकली दादी है, उसका सपना है 3 पीढ़ी से कि कम से कम एक पक्का मकान बन जाए, छत हो जाए। भाई वो तो लगातार सस्टेन कर, तो वैसी चीजें होती हैं कि ये वो 3 पीढ़ी से उनके उसके पिताजी मतलब उसके माँ मतलब जो सास ससुर खत्म हो गए, पक्का मकान नहीं रहे बन पाया। वो हैं तो कह रहे हैं कि मेरे रहते जिंदा रहते उन्हें मकान बन पाएगा। उनका जो बड़ा बेटा है वो भी बुजुर्ग हो गए हैं, उनका जो बेटे के नाती है वो भी, कि एक पक्का मकान बन जाए हमारा। कच्चे घर है, पूरा कच्चे घर मकान पे ही रहते हैं वो लोग। उनका सपना ये है कि एक पक्का मकान बन जाए। हम जो एलिट वर्ग के लोग हैं, हम लोगों का सपना ये है कि जो है मड हाउस में हम लोग रहें, क्योंकि इको फ्रेंडली और पर्यावरण के अनुकूल रहे। तो विषय सबकी परिस्थितियां सिचुएशन अलग अलग है। तो हमें आप हम भ्रमित कर दे रहे हैं आप हमको। भाई आपने पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर प्रयोग करना तो आप ही ने सिखाया ना सब्सिडी में देके, तब उसको समय लगेगा, जब आया दे दे तो बिल्कुल। उसको हटने भी दे समय लगेगा। तो वही चीजें हो रही हैं। तो आपने समरसेबुल और ये सब चीजें आपने छूट दी लगाने में, और ट्यूबवेल में जो है लगाने में आपने छूट दिया। अब वहां पानी का दोहन किया, डार्क जोन की बात कर रहे हैं आप। तो पहले आप तय कर लीजिए कि भाई क्या करना है। तो वो चीजें हैं, तो धीरे धीरे चीजें हो रही हैं। अब पर ये जो मिलेट्स की जो खेती थी, पहले हमारे यहाँ मिलेट्स का हब था बुंदेलखंड, दलहन का तिलहन का जो हब था। अब आज ये विलुप्त हो रही हैं। अब महंगा है नहीं उत्पादन, अभी जब किसान बढ़ा देगा तो वही सस्ता हो जाएगा। वही चीज अभी जब हाँ बिल्कुल, एक्चुअली क्या है, गेहूं का महंगा होना में ग्लोबल पॉलिटिक्स भी है, ये इकोनॉमिक्स भी है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। तो वो खाली कितना अनाज का उत्पादन हो रहा है उससे सीमित नहीं है उसका प्राइस। तो प्राइस काफी रेगुलेटेड है और इसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है कि वो प्राइस को कैसे, अगर मिलेट का प्राइस कम रखना चाहे या गेहूं का ज्यादा, पर आई थिंक उसको हम एक अलग सेशन में भी लेना चाहेंगे, क्योंकि फार्मिंग और वाटर पे बहुत कम चर्चा हुआ है वेडनेसडेज फॉर वाटर में। मैं एक धर्मेश जी से पूछना चाहूंगी, अगर आप राम बाबू जी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो यही मौका है, और इसके साथ मैं क्लोज भी करूंगी। धर्मेश जी।
ओके जी थैंक यू फॉर गिविंग दिस स्पेस। मैं इलाहाबाद से हूँ और जो है निशांत ने मुझे इस अभी ये कन्वर्सेशन हो रहा है इस बारे में बताया था। पहले भी जी कुछ कन्वर्सेशंस में ने भाग लिया है। निकिता के साथ जी एक कन्वर्सेशन हुआ था पहले आपका, उसमें भी मैं जी पार्टिसिपेंट था। तो मैं फिलहाल पन्ना में जो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो जिन गांवों में हो रहा है वहां पर फेथ का क्या एलिमेंट है और वो कैसे चेंज हो रहा है लोगों का, क्योंकि राजगोंड समुदाय हैं और वहां पर उनका अपना एक धर्म है, आदिवासी धर्म, जिसमें बड़ा देव वगैरह और खेर माई की वो पूजा करते हैं। और वो जो है इन देवताओं के साथ वो डिस्प्लेस करेंगे, तो देवताओं पर इस डिस्प्लेसमेंट का क्या असर है, मैं इस बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा हूँ। जो है फिलहाल कुछ पूछने को तो ऐसे नहीं है, पर बहुत जी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है, क्योंकि पानी की वजह से ही वहाँ लोग डिस्प्लेस किए जा रहे हैं। सरकार का बिल्कुल क्लेम भी है कि 70 लाख लोगों को फायदा होगा, जबकि कुछ रिसर्च ने बताया है कि केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एक इकोलॉजिकल डिजास्टर है। अ, बिल्कुल तो आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड शायद और ज्यादा डिटेल्ड में विद मेरा भी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे थोड़ा और चीजें समझ में आएंगी। और क्या इस समय वाटर का क्या सिचुएशन है, क्योंकि सिचुएशन तो खैर बुंदेलखंड में खराब है ही, और इन चीजों को कैसे जोड़ा जा सकता है, क्या प्रोसेसेस हैं आगे, ये कम्युनिटीज के रिलोकेशन का, रिहेबिलिटेशन का जो नैरेटिव बिल्कुल है उसमें हाँ पानी की क्या भूमिका रहेगी, ये सारी चीजें भी समझने में वेडनेसडे फॉर वाटर फाउंडेशन की बातचीत बहुत मददगार साबित होती है। जी थैंक यू धर्मेश। एक्चुअली हम लोग केन बेतवा का जो सेशन हुआ था हिमांशु सर और निकिता के साथ, हम्म हम लोग एक हम्म उसका फॉलो अप सेशन भी करना चाहते हैं, बट फिलहाल मैं राम बाबू जी पे ही फोकस करना चाहती हूँ। और सेशन एंड करने के पहले क्विकली मैं एक सम्मान की जो छोटे छोटे लिस्ट है इसलिए इसमें ऑन रिकॉर्ड रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो वेडनेसडेज फॉर वाटर सीरीज चलता है इसमें एक अहम मुद्दा जो है वो यूथ लोगों को वाटर कैंपेन्स, वाटर एजुकेशन और वाटर मूवमेंट्स में जोड़ने की एक मैं बोलूंगी एक इच्छा है। और काफी यूथ जुड़ते भी हैं, पर उनको एक रास्ता दिखना है कि ऐसा नहीं है कि राम बाबू जी ने ये काम सम्मान पाने के लिए किया है, पर क्योंकि वो करते हैं तो सम्मान भी साथ में आता है, जैसा उन्होंने अपने शब्दों में भी रखा। और काम भी मिलता है। तो भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने 2020 में उनको वाटर हीरो अवार्ड से सम्मानित किया है। एआर फाउंडेशन से उन्हें 2021 में हिंद आइकॉनिक अवार्ड मिला है। फिर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा सम्मान से भी उनको सम्मानित किया गया है बिहार और ग्रीन की तरफ से, और लुम्बिनी नेपाल। फिर वाटर एंड ग्राउंड वाटर एक्शन ग्रुप की तरफ से उन्हें जल मित्र अवार्ड 2022 में भी मिला है। और यूथ ऑफ इंडिया एवं रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल के साथ में उन्हें श्रद्धेय नानाजी देशमुख पर्यावरण मित्र अवार्ड 2022 में भी मिला है। ये मैं कुछ एक छोटी सी लिस्ट इसलिए रख रही हूँ ताकि युवाओं को ये उनका संघर्ष और साधना रिकॉग्नाइज होता है, ये बात रखने के लिए मैं ये सम्मानों की थोड़ी सी लिस्ट रखा, क्योंकि मुझे मालूम है राम बाबू नहीं चाहते हैं कि ये चीजें उतना बताया जाए, पर लोग जानते हैं, लोग मानते भी हैं। तो आज का जो सेशन था राम बाबू, मेरे लिए आपका एक ही सुझाव है, इसके साथ हम अंत करेंगे, क्योंकि आपने एक्चुअली सोशल मीडिया और इन सब चीजों की छोटी सी बात रखी थी। और हमारी क्योंकि आजकल काफी गहरी चर्चा होती है पिछले कुछ महीनों से, और मैं आपको एनकरेज कर रही हूँ और मैंने भी प्रॉमिस किया है कि जो भी मदद चाहिए आपको दिया जाएगा, कि आप इसको बहुत सीरियसली लें कि सोशल मीडिया प्रेजेंस होना, अपने काम को डॉक्यूमेंट करना और डिसिमिनेट करना बहुत जरूरी है। इसलिए नहीं कि हमको राम बाबू को फेमस होना है, इसलिए नहीं कि बांदा को फेमस होना है, या वो दो चार जो लोग हैं जिन्होंने काम किया है 150 या जो 75 तालाब रिजुविनेट हुए, पर इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि जो यूथ को हम दिशा दिखाने की बात करते हैं, वो दिशा देखने के लिए ये डॉक्यूमेंटेशन होना, सोशल मीडिया में प्रेजेंस होना,
इसीलिए डिजिटल वर्ल्ड का एक पॉजिटिव साइड भी है। तो ये मेरा आपसे क्योंकि हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करते ही हैं इस बारे में, क्यों आपको मैं बहुत समय से आपके पीछे पड़ी हुई हूँ कि इसको काफी सीरियसली लिया जाए। और मैं चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा यूथ इस बारे में जाने कि ऐसे यूथ भी हैं। आपके साथ मैं और भी एक चीज साझा करना चाहूंगी कि मैंने 3 साल पहले एक रिसर्च किया था और हमने देश में करीब 35 यूथ आइडेंटिफाई किए थे। तो 35 राम बाबू जैसे लोगों की बात कर रही हूँ, और बहनें भी, गर्ल्स भी, जिन्होंने अपने हाथों से अपने यंग करियर में ही लेक रिजुविनेशन किया। क्योंकि मैं लेक नॉलेज और वाटर नॉलेज गैदर करती हूँ और प्रोड्यूस करती हूँ, तो हमने जब उनको आइडेंटिफाई किया, हमने सेकेंडरी स्टडी किया था और वो बहुत ही एनकरेजिंग है। और मैंने वर्ल्ड लेक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया था, तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट का जो विंग है, उन्होंने इस बात को काफी क्या बोलना चाहिए, अप्रिशिएट किया था। और मुझे उस समय 2 साल पहले की बात कर रही हूँ, उन्होंने कहा था कि अगर हम इन 35 यूथ को इकट्ठा ला सकते हैं तो यूनाइटेड नेशंस हमको हेल्प करने के लिए भी तैयार है, आप लोग को और लीडरशिप के लिए ग्रूम करने के लिए, ताकि आप अपना काम का स्केल बढ़ा सके। ये उनकी तरफ से ऑफर था। तो क्योंकि मैं तो 35 लोगों को जानती नहीं थी, पर मैं राम बाबू को तो जानती हूँ ना, तो मैं एक से मुझे भी तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो बहुत जरूरी है कि हम डिजिटल मीडिया का भी यूटिलाइज करें साथ साथ में जब फिजिकल काम कर रहे हैं। और उसके लिए जरूरी नहीं आपको ही करना है, आपके साथी हैं, आप लोगों से उसके लिए सपोर्ट लें। जैसे कोई काम अकेला नहीं होता, जो कि आज का सेशन भी था, कम्युनिटी फॉर कलेक्टिव एक्शन, तो ये काम भी अकेले नहीं होगा। तो हम सब आपके साथ इस विषय पे भी रहेंगे, और तालाब के लिए भी जो आप करते रह रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस सेशन को खत्म करने के पहले मैं इस वीक का जो फ्राइडे वाटर्स थीसिस क्लब सेशन है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात रखना चाहूंगी। इस फ्राइडे 5 बजे 14 मार्च को हम लोग बात करेंगे बोध गया के पानी के बारे में। द टाइटल ऑफ द टॉक इज बोध गया वाटर्स, प्री एंड पोस्ट वर्ल्ड हेरिटेज पॉलिटिकल industrial ecology, and the session will be taken by Ritika Rajput, who is a PhD scholar at United Nations University IAS in Tokyo, Japan. So we look forward to having you in the sessions to come. We have started season 5 with a promise to at least having next 2 months of sessions. So we always have to be ready with few more sessions to have the sessions, and we hope soon we will touch 400 sessions mark at W4W Foundation. Do stay tuned, and also do help us find more speakers, more water workers, and more water enthusiasts to join with us. This is a knowledge platform, because we strongly believe that knowledge production is equally important as water conservation and management by the community. Thank you so much, Ram Babu, and thank you all of you who are here at Zoom, and also I see some people are also at YouTube. So stay tuned and take care of yourself, and also stay wet in this summer. The summer is very harsh this time, and climate change is coming on us. See you soon. Bye bye. धन्यवाद। 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 राम बाबू, जैसा कि आपके बायोग्राफी में दिखता है कि आप एक पीएचडी के छात्र भी हैं, तो आप ये जो इतना कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करते हैं, तालाबों का रिजुविनेशन करते हैं, तो मुझे ये जिज्ञासा है कि क्या कहीं ना कहीं आपका पीएचडी इससे जुड़ा हुआ है, कि आप पीएचडी अलग विषय में कर रहे हैं और कम्युनिटी का काम अलग विषय में कर रहे हैं? अगर जुड़ा हुआ है तो क्या है आपका पीएचडी, जी और नहीं तो अलग क्यों है? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा जो है पीएचडी कार्य के पहले ही मैंने ये काम करना शुरू कर दिया था, 2011 से काम कर रहा हूँ। जी। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के माध्यम से तालाबों को जीर्णोद्धार करना। हम्म। इसी काम को भी मैंने अपने पीएचडी में रिसर्च टाइटल भी दिया, बुंदेलखंड के तालाबों का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन, या बिल्कुल। यही मेरे एक रिसर्च का जो शोध का विषय भी है। जी। तो बहुत बढ़िया। तो आपका पीएचडी का अभी क्या स्टेज चल रहा है, कब खत्म करने की आपकी प्लानिंग है? अब लास्ट स्टेज में ही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। आई होप कि आप अपना पीएचडी रिसर्च प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट मेरे साथ शेयर करें, और अगर जरूरत पड़े तो आपको अगर जूरर चाहिए, जो रिव्यू करते हैं, रिव्यूअर चाहिए, तो मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगी। मैं बिल्कुल पढ़ना चाहूंगी आप क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, है ना। थैंक यू। आभार।